नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। ये वीडियो सीमेंस की पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए है। यहाँ पे हम बात करेंगे सीमेंस की पीएलसी की प्रोग्रामिंग में। ये पूरा कोर्स रहेगा सीमेंस की पीएलसी का, जिसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हो। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें बताऊंगा। जो चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसका थ्योरी बताऊंगा, और जो चीज थ्योरी में बताऊंगा उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड हो, क्लियर हो, कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नई जानने के लिए मिलेंगी, तो आप वीडियो को आराम से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीमेंस की पीएलसी के लिए। सीमेंस की पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग होती है वो दो सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग होती है। एक तो टीआईए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, टीआईए पोर्टल रहता है हमारा, और दूसरा हमारा सिमेटिक मैनेजर इस्तेमाल में आता है। तो टीआईए पोर्टल से टीआईए पोर्टल पे आज हम काम करेंगे। आज जो हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग करेंगे वो S7 1200 सीरीज की जो पीएलसी है सीमेंस की, इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। और किसके साथ करेंगे? टीआईए पोर्टल के साथ करेंगे। तो एक बार पहले सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कि ये जो टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर रहता है ये कैसा रहता है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। फिर उन्हीं ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब है उन ऑप्शन का। तो मैंने यहाँ पे टीआईए पोर्टल ओपन कर लिया है। जैसे ही आप टीआईए पोर्टल ओपन करोगे तो आपके सामने की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको स्टार्ट यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट व्यू, ये कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो मैं आपको वन बाय वन एक बार ब्रीफ सभी के बारे में बता देता हूँ। प्रोजेक्ट व्यू पे आप क्लिक करके सीधा प्रोजेक्ट का जो व्यू होता है टीआईए पोर्टल का उसमें जा सकते हो। अभी मैं आपको जब प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा तो आगे आपको बता दूंगा कि प्रोजेक्ट व्यू ऐसा हमारा रहता है। अगर मैं प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट इस व्यू पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रखा है ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। यहाँ से आपके पास कोई पहले से बना हुआ पीएलसी का प्रोजेक्ट है, कोई पहले से बना हुआ प्रोग्राम है, वो ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाके आप ओपन कर सकते हो। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पाथ में उस लोकेशन को दे दोगे जहां पे आपका वो प्रोजेक्ट कंप्यूटर के अंदर सेव है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर प्रोग्राम है, इसके अंदर ओपन हो जाएगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, एक नया पीएलसी इसके अंदर एक कॉन्फ़िगर करोगे। एचएमआई अपना अगर आप लगा रहे हो तो एचएमआई को सेट करोगे, और एक बिल्कुल जीरो से जो प्रोग्रामिंग होती है आपकी उसको आप करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट से। तो मैं जैसे ही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम मतलब जो भी आप अपना नाम देना चाहते हो इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोग्राम का, वो दे सकते हो। किसी मशीन के लिए बना रहे हो तो उस मशीन के नाम से बना सकते हो, या वैसे कोई एक्सरसाइज वगैरह बना रहे हो तो वैसे दे सकते हो। जो भी आपको सुटेबल रखता है आप अपना नाम यहाँ पे प्रोजेक्ट का दे सकते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? फर्स्ट प्रोग्राम में नाम दे देता हूँ फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे पाथ मतलब कि ये प्रोजेक्ट आपका इस कंप्यूटर में कहाँ पे सेव होगा, वो आपका ये पाथ है। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें ये पाथ आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, आपका एक नया पाथ आ जाएगा। उसके बाद वर्जन, यहाँ पे वर्जन दे रखा है। ये वर्जन बता रहा है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर है, इसका ये कौन सा वर्जन है। अभी हम वर्जन 15 इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे V15 लिखा आ रहा है, वर्जन 15 इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका वर्जन 16 होता तो यहाँ पे 16 लिखा आता, 17 होता तो 17 लिखा आता। ये वर्जन क्या है? ये टीआईए पोर्टल के अलग अलग वर्जन है, बेसिक से एडवांस होते जा रहे हैं। हर एक वर्जन के अंदर कुछ नया इंप्रूवमेंट होता है तो वो एक नया वर्जन रिलीज करते हैं। तो ये वर्जन कौन सा है? वर्जन 15 है। जैसे आपको मैं बताऊं, मोबाइल जैसे हमारे इस्तेमाल होते हैं मोबाइल फोन, एंड्रॉइड के भी वर्जन आते हैं। पहले एंड्रॉइड 10 आता था, 11 आता था, आजकल एंड्रॉइड 12 चल रहा है, 13 चल रहा है। तो इस तरीके से हर एक वर्जन के अंदर कुछ नया अपग्रेड आ जाता है, कुछ नया सेफ्टी से रिलेटेड आ जाता है। तो ऐसे ही इस सॉफ्टवेयर के भी वर्जन है 13, 14, 15, 16, 17। तो हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्जन 15 इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद ऑथर, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे उसको यहाँ पे नाम लिख सकते हो आपका कि इसका ऑथर कौन है। कमेंट के अंदर आप कुछ भी कमेंट डाल सकते हो और इजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, क्या है। जैसे कमेंट में मैं डाल देता हूँ फर्स्ट पीएलसी प्रोग्राम। तो यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आप जैसे ही ये जो क्रिएट बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चल रहा है ना क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, तो ये आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है जिसका नाम क्या होगा?
फर्स्ट नाम होगा और लोकेशन आपकी जो आपकी आपने वहां पर सेट की थी वो आपकी लोकेशन रहेगी। अब जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। इसमें ये अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कॉन्फ़िगर ए डिवाइस, राइट पीएलसी प्रोग्राम, कॉन्फ़िगर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगर एन एचएमआई स्क्रीन। तो हमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है कॉन्फ़िगर ए डिवाइस, इस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें क्या करना है अब हमने अभी तक एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। अभी हमने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका पीएलसी होगा, एचएमआई होगा। अब वो चीज सेट करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कौन सी पीएलसी को आप प्रोग्राम करोगे, कौन सी एचएमआई आप लगाओगे, वो सारी चीज अब यहाँ से सेट होगी। तो जैसे ही मैं इस कॉन्फ़िगर ए डिवाइस पे क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू डिवाइसेस। जैसे ही मैंने कॉन्फ़िगर डिवाइस पे किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया ये ऐड न्यू डिवाइस। अब मेरे को क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो एक नई पीएलसी मैं इसके अंदर लगाऊंगा। तो इस ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा आपके सामने, जिसमें आपके सामने आ जाएगा कि कौन सी पीएलसी लगानी है आपको, कौन सी एचएमआई लगानी है। अब यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर मॉडल सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। ये कहां से मिलेगा पर्टिकुलर मॉडल, ये मिलेगा आपको जो पीएलसी आपके पास है, जो एचएमआई आपके पास है, उसके पीछे या साइड में या उसके फ्रंट में लिखी होगी पूरी की पूरी डिटेल। वहां से आपको वो डिटेल लेनी है और इसके अंदर वो मॉडल चेक करना है कि कहां पे है, और फिर उस मॉडल को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आपका उस मॉडल के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आपका पीएलसी कौन सा होगा, वो पीएलसी होगा जो आपने सेट किया है, जो आपके पास फिजिकली है। तो मैं सबसे पहले पीएलसी को सेट कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सीरीज दिखाई दे रही है, S7 1200, S7 15, S7 300, S7 400, 8200 CPU। आपका जो भी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे 1200 को कर रहे हैं, आपके पास 1500 है, 300 है, 400 है, जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिमेटिक S7 इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया CPU, मैंने इस पे क्लिक किया सिमेटिक S7 1200 और नीचे लिखा गया CPU। अब जैसे ही CPU वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे CPU आ जाएंगे। ये सारे CPU क्या है, S7 1200 सीरीज के CPU हैं। तो इसमें जो भी आपका CPU है वो डिटेल आपको पीएलसी के ऊपर मिलेगी। जो भी आपका CPU है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। देखिए CPU 1211C AC DC रिले, 1211C DC DC, 1211C DC DC रिले। तो आपका जो भी है ये पूरी डिटेल आपको पीएलसी में मिलेगी, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे है 1211 DC DC रिले, ये वाला पीएलसी है। अब इसको भी जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे 3 आ गया। आपका जो मॉडल है आपको उसको ओपन करना है। आपका जो मॉडल है इसके अंदर जो आपकी पीएलसी पे लिखा हुआ है, पीएलसी पे आपको मिलेगा, उसको ओपन करना है। अब ये जो नंबर है ये नंबर भी आपको पीएलसी पे मिलेगा। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये नंबर भी आपको पीएलसी के ऊपर मिलेगा। आपको उस नंबर को और इस नंबर से मैच करा लेना है। आपको तीनों में से कोई एक नंबर आपकी पीएलसी पे होगा इस मॉडल में। तो हमारे वाला ये नंबर है, इस थर्ड वाला मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे एक CPU आ गया, यहाँ पे एक डिवाइस आ गया, एक पीएलसी आ गई, इसके नीचे इसकी पूरी डिटेल आ गई, CPU 1211 DC DC रिले और आर्टिकल नंबर आ गया। ये आपको पीएलसी पे मिलेगा। ये जो आर्टिकल नंबर है ये पीएलसी पे मिलेगा। ये हर एक मॉडल का जो ये 3 मॉडल दे रखे हैं यूनिक नंबर आपको मिलेगा, ये आपको वही सेट करना है। उसके बाद वर्जन आप सबसे हायर लिख लीजिए 4.2, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद ये जो डिवाइस आया है नीचे डिस्क्रिप्शन में इस डिवाइस की पूरी डिटेल आ गई है कि इस पीएलसी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीज आपके पास यहाँ पे आ गई है। तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिए तो आपको पीएलसी के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि जिस पीएलसी को आप प्रोग्राम करने जा रहे हो इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क मेमोरी 50 KB, मतलब इसके अंदर मेमोरी जो कितनी है वर्क मेमोरी वो 50 KB है। उसके बाद 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई, इसके अंदर पावर सप्लाई कितनी है 24 वोल्ट DC, मतलब ये 24 वोल्ट DC की पावर सप्लाई है विद DI6, मतलब 3 डिजिटल इनपुट 24 वोल्ट DC सिंक सोर्स। ये देखिए सिंक और सोर्स आ गया, 3 डिजिटल इनपुट 24 वोल्ट DC के, DQ डिजिटल आउटपुट, D फॉर डिजिटल, Q फॉर आउटपुट, D फॉर डिजिटल, I फॉर इनपुट DI के अंदर, और DQ के अंदर D फॉर डिजिटल, Q फॉर आउटपुट, DQ4 मतलब 4 डिजिटल आउटपुट है रिले टाइप एंड AI2 ऑन बोर्ड, 2 एनालॉग इनपुट है किस पे, इस पीएलसी के अंदर ही। इस पीएलसी के अंदर क्या है आपके 24 वोल्ट के डिजिटल इनपुट आउटपुट है, वो इसने लिखा है, ठीक है।
और पावर सप्लाई के साथ आ रही है। 24 वोल्ट डीसी इसके अंदर पावर सप्लाई आपको मिल रही है और इसके अंदर 6 डिजिटल इनपुट मिल रहे हैं। सिंक सोर्स कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। 4 डिजिटल आउटपुट हैं, रिले टाइप है वो आउटपुट के अंदर। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या मतलब है इसका, रिले टाइप का क्या है, सिंक सोर्स ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। अभी जस्ट ओवरव्यू लीजिए कि एक जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं टीआईए पोर्टल के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, कैसे कैसे क्या है। वीडियो को देखते रहिए, सिर्फ आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ में आएंगी। अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से सारी चीज समझ में आ जाएगी तो एकदम से सारी चीज समझ में नहीं आती। वन बाय वन थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद चीजें समझ में आती है। तो यहाँ पे ये पीएलसी की स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो और क्या दे रखा है, 2 डिजिटल इनपुट AI2 ऑन बोर्ड दे रखे हैं। उसके बाद 3 हाई स्पीड काउंटर है इस पीएलसी के अंदर, ठीक है जी। 4 पल्स आउटपुट है, 3 कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, सीरियल दे रखा है। ये प्रोफीनेट का मॉड्यूल इसके अंदर दे रखा है। फिर किसके लिए, प्रोग्रामिंग और HMI के लिए, HMI एंड पीएलसी कम्युनिकेशन के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप आराम से पढ़िए। ये जो डिटेल दे रखी है यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कीजिए और इस सारी डिटेल को पढ़िए। और ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप टीआईए पोर्टल को ओपन कीजिए और मैं जो जो चीजें करा रहा हूँ प्रैक्टिकली वो सारी चीजें आप करते जाइए और जो थ्योरी के अंदर बताऊंगा उसको किसी डायरी या कॉपी के अंदर आप नोट करते जाइए, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो ये सारी क्या है, इस पीएलसी के बारे में है। अब इसमें देखिए चीजें निकल के आई हैं, DI, DQ, सिंक सोर्स, ये क्या होता है। तो इस सारों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो ये जो सीपीयू है इसके अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशन है, ये हमें मिल रहा है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पे ऐड का बटन आपको दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पीएलसी आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आपकी कौन सी पीएलसी होगी, CPU 1211 C DC DC रिले टाइप आपकी पीएलसी, जिसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगर होगी और उसको आप आगे जाके प्रोग्राम कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका लैडर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब ये प्रोसेसिंग चल रही है, ये थोड़ा टाइम लेता है टीआईए पोर्टल, क्योंकि ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर है। इसको रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 16 GB रैम मिनिमम आपके लैपटॉप के अंदर होनी चाहिए। और बहुत सारे बंदे मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए। तो अगर सीमेंस पे आप कर रहे हो प्रोग्राम तो आपको मिनिमम 16 GB रैम और i7 अगर आप प्रोसेसर लेके चलोगे, i5 से भी आपका काम चल सकता है, अगर i7 लेके चलोगे तो सही रहेगा। तो आपका एक स्पेसिफिकेशन मिनिमम रहना चाहिए सीमेंस का प्रोग्राम करने के। तो देखिए ये आपकी पीएलसी आ चुकी है जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। अब इस पीएलसी के अंदर आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो इस पीएलसी का आपको आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो किससे होती है, प्रोफीनेट वाले पोर्ट से होगी। ये जो प्रोफीनेट का पोर्ट दे रखा है और प्रोफीनेट के पोर्ट पे आपको प्रोग्राम डालने के लिए पहले इसका एक आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। इसका बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस सेट होगा, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो आईपी है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आपका पूरा प्रोग्राम ये ओपन होगा, इसको बोलते हैं, ये जो भी ओपन हुई है विंडो, प्रोजेक्ट व्यू। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था टीआईए पोर्टल के प्रोजेक्ट व्यू पे, अगर आप प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक कर देते तो आपके सामने ऐसी विंडो आ जाती, पर उसके अंदर आपका ये पीएलसी नहीं रहता क्योंकि आपने कोई पीएलसी उस टाइप पे कॉन्फ़िगर नहीं किया था। तो अभी हमने एक नया पीएलसी इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर लिया है और ये पीएलसी हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये साइड में ऑप्शन मिलेंगे जो प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे आप देखिए इस पीएलसी की डिटेल बता रहा है जो आपकी पीएलसी है। उसके बाद डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। इस डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप इसके अंदर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर सकते हो। जो भी आप कॉन्फ़िगर चीजें करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक के अंदर जाके आपको पीएलसी पे चेक करना है कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, या कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, किस चीज का फॉल्ट है, वो चीज आप ऑनलाइन डायग्नोस्टिक में जाके चेक कर सकते हो। आपको प्रोग्राम जो पीएलसी का है वो प्रोग्राम मिलेगा आपको प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेन ओबी 1, इसके अंदर आपका प्रोग्राम आपको मिलेगा और यहीं पे हमें प्रोग्राम करना है मेन ओबी 1 के अंदर। तो मैं जब इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने लैडर वाली जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी, जहां पे मैं पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर सकता हूं। तो ये यहाँ पे लैडर वाली स्क्रीन देखिए आ चुकी है। यहाँ से NO NC वगैरह ये कोयल वगैरह दे रखे हैं, ये लगा के मैं अपना यहाँ पे प्रोग्राम बना सकता हूँ और उसको पीएलसी के अंदर राइट करके अपना जो काम है वो मैं कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे बेसिक सा है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट कर सकते हो पीएलसी की। ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक में जाके आप पीएलसी का स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर आपको पीएलसी का मेन प्रोग्राम मिलेगा। पीएलसी टैग के अंदर जो कमेंट है आपके वो टैग जो पीएलसी टैग बनाने वो आपको बनाएंगे। आप यहाँ पे शो ऑल टैग करके आप सारे टैग देख सकते हो जितने भी आपके टैग हैं। टैग
क्या होता है, OB1 क्या होता है, प्रोग्राम ब्लॉक क्या होता है, ये अभी डिस्कस करेंगे। ये अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी सिर्फ आप यहाँ पे ओवरव्यू लीजिए कि TIA पोर्टल के अंदर क्या होता है, क्योंकि जब मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊं तो आपको समझ में आए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, OB क्या है, कहाँ मिलेगा, क्या है प्रोटैग, क्या है, कहाँ मिलेगा, और भी जो चीजें हैं, जो PLC है, AC DC DC की टाइप में जो बता रहा हूँ वो क्या है, कहाँ मिलेगी, उसका क्या मतलब है। इसलिए मैंने आपको एक जर्नली ओवरव्यू यहाँ पे सारा दिया है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल की तरफ चलते हैं कि ये जो सारी चीजें निकल के आई हैं सामने TIA पोर्टल से, OB क्या होता है, PLC टैग क्या होते हैं, AC DC DC रिले, PLC की जो इतने टाइप की आ रही है, DI DQ, ये सारी चीजें क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो और ज्यादा चीजें हमें क्लियर होंगी। तो PLC, सबसे पहले सीमेंस की PLC पे अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें चाहिएगा TIA पोर्टल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इसके लिए सीमेंस की PLC को प्रोग्राम करने के लिए तो सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद आपको क्या क्या चीजें चाहिए ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर चाहिएगा जिसके अंदर TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर हो और आपका विंडो 10 उसके अंदर इंस्टॉल हो और TIA पोर्टल आपको सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर के अंदर आपका डाला होना चाहिए। जो TIA पोर्टल है ये विंडो 10 और 11 पे सपोर्ट करता है, उस पे ये बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, तो आपको विंडो 10 पे TIA पोर्टल को इंस्टॉल करना है। और आपके पास PLC होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो। PLC नहीं है तो भी आपका काम हो सकता है सिमुलेटर से। PLC आप कोई भी ले सकते हो, 1200, 1500, 300, या फिर आपके पास सिमुलेटर हो तो आपका ये काम हो जाएगा। सिमुलेटर से S7 जो PLC सिम करके आता है उससे भी आपका काम हो जाएगा। और आपके पास क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन केबल होनी चाहिए इस सॉफ्टवेयर को इस PLC के साथ जोड़ने के लिए। प्रोफीनेट की या इथरनेट वाली केबल से आपका काम चल जाएगा, वो आपके पास केबल होनी चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर आपका विंडो 10 या 11 कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर फिर आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई भी वर्जन हो, वर्जन 15, 16, 17 आपका काम हो जाएगा। और आपके पास PLC होगा तो आप PLC पे काम कर पाओगे। PLC नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सिमुलेटर होना चाहिए, सिमुलेटर से आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, सारा काम वैसे ही होगा जैसे PLC में होता है। तो ये तो थी आपकी रिक्वायरमेंट कि आपको क्या चाहिए। आपको अब PLC के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बंदे पूछते हैं कि सर PLC कैसे सीखे, हमें क्या करना चाहिए PLC को सीखने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए टॉपिकों के बारे में कि क्या होता है PLC, कैसे होता है। कैसे पढ़ सकते हो, आप कहीं से लेक्चर लीजिए, जैसे अब ये लेक्चर चल रहा है, कहीं से आपको कोई बुक मिली है उस बुक से पढ़िए आप उसके बारे में। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है सबसे पहले, फिर उसके बाद पढ़ने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। आपको कोई एग्जाम पास नहीं करना कि आपने PLC के बारे में 4 चीजें रट ली, PLC ये और आप जाके एग्जाम में लिखाए और आप पास हो गए। आपको क्या करना है, अपने हाथ से काम करना है, डायरेक्ट रियल वर्ल्ड में काम करना है। आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है, किसी मशीन में ब्रेकडाउन आ रहा है उसको आपको ठीक करना है, किसी नई मशीन के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो आप मशीन के प्रोग्राम स्टडी कीजिए, जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनको स्टडी कीजिए, नहीं है तो कहीं से आप अरेंज कीजिए, आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे, आप वहां से प्रोग्राम लीजिए और उनको पढ़िए कि प्रोग्रामिंग होती कैसी है, प्रोग्राम के अंदर लिखा क्या गया है। तो आपको जल्दी चीजें समझ में आएंगी, आप जल्दी लर्न कर पाओगे। उसके बाद खुद से एक्सरसाइज कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए एक्सरसाइज। ये नहीं कि थ्योरी भी पढ़ लिया, प्रोग्राम भी पढ़ लिया किसी का और फिर बैठ गए, नहीं सीख पाओगे। उसके बाद कुछ ना कुछ बनाइए, अपने हाथ से प्रोग्रामिंग कीजिए। इस कोर्स के एंड में आपको मैं बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन बनाइए, उन क्वेश्चनों को बना के चेक कीजिए। PLC नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सिमुलेटर को डाउनलोड कीजिए, सिमुलेटर पे काम कीजिए, सेम वैसे ही काम करता है जैसे PLC काम करता है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को करते रहना है, प्रोग्रामिंग को करते रहना है। प्रोग्रामिंग बिल्कुल मैथ की तरह होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप चीजों को सीखोगे। और क्या कीजिए, मल्टीमीडिया की हेल्प लीजिए। जैसे अभी यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखिए, और कहीं से आपको अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वहां से लीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जल्दी चीजों को लर्न कर सकते हो। पहले पढ़िए, फिर प्रोग्राम स्टडी कीजिए, एक्सरसाइज बनाइए, देखिए, हेल्प लीजिए, कहीं से वीडियो देखिए, किसी और से पूछिए, तो आप ये सारी चीजें जल्दी सीख जाओगे। और ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये कोर्स आप इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछिए। आपके अंदर जो डाउट है, जो आपको चीजें क्लियर नहीं हुई है, उसको पूछिए, कमेंट में लिखिए आप जाके,
और बहुत सारे बंदे रिप्लाई करते हैं। एक डिस्कशन कर सकते हो आप कमेंट के अंदर आके, कमेंट बॉक्स के अंदर आके कि ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कैसे कर सकते हैं। कोई आपके सीनियर है, कोई आपके कुलीग है, कोई आपके फ्रेंड है, उनसे पूछिए। तो चीजों को पूछिए, एक्सप्लोर कीजिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने हाथ से जितनी चीजें करेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। तो ये है मोटा मोटा कि पीएलसी को आप कैसे सीख सकते हो, कैसे आप काम कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पीएलसी के बारे में। मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि पीएलसी क्या होता है और कैसे काम करता है। इंट्रोडक्शन टू पीएलसी। देखिए पीएलसी क्या होता है। पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। पीएलसी क्या है? एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, या आप इसको प्रोग्रामेबल कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, और इसको सीक्वेंस कंट्रोलर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी एक सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सीक्वेंस कंट्रोलर बोलते हैं। और प्रोग्रामेबल क्यों बोला गया है? देखिए प्रोग्रामेबल वर्ड का मतलब है कि आप पीएलसी को बार बार प्रोग्राम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और वो इस पीएलसी के अंदर फिक्स हो जाएगा, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं, आप जितनी मर्जी बार चाहो उतनी बार उस प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, उसको हटा के कोई नया डाल सकते हो, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड है? प्रोग्रामेबल वर्ड जो है वो आया है। तो प्रोग्रामेबल का क्या मतलब है कि आप बार बार प्रोग्राम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्राम एक बार डल गया उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। कंट्रोलर क्यों है? क्योंकि ये पूरी की पूरी मशीन को कंट्रोल करता है, पूरी मशीन इसी से चलती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? कंट्रोलर बोला गया है। तो पीएलसी क्या है? प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामेबल कंट्रोलर क्यों बोला गया है। प्रोग्रामेबल का मतलब है बार बार प्रोग्राम कर सकता हूं, इसलिए बोला गया है प्रोग्रामेबल। कंट्रोलर इसलिए बोला गया है क्योंकि सारी की सारी मशीन और जो प्रोसेस है इसी से कंट्रोल होती है, इसलिए इसको कंट्रोलर बोला गया है। और अगर बात करें तो और इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो ये क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस होता है। पीएलसी क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस होता है जो क्या करता है? पूरी की पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। कैसे? इनपुट और आउटपुट के थ्रू। आप कोई मशीन के अंदर इनपुट दोगे, वो इनपुट पीएलसी पे जाएगा, पीएलसी के अंदर एक प्रोग्राम होगा, वो उस प्रोग्राम को माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा। और पूरी की पूरी जो मशीन है, जो पूरा सिस्टम है आपका, इसके थ्रू क्या होगा? कंट्रोल होगा, चल रहा होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ए पीएलसी इज डिफाइंड एज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस विच कंट्रोल मैनी टाइप ऑफ सिस्टम मशीन्स थ्रू इट्स इनपुट और आउटपुट। ये क्या करता है? बहुत सारे सिस्टम को या मशीन को कंट्रोल करता है। कैसे? इनपुट और आउटपुट के थ्रू। तो ये था ये पीएलसी के बारे में। और अगर थोड़ा सा इसको रिफाइन करें तो इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप एक स्मॉल कंप्यूटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक स्मॉल कंप्यूटर बोल सकते हो, जिसका इस्तेमाल किसके अंदर होता है? इंडस्ट्री के अंदर होता है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इसको कंप्यूटर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये सेम कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है वैसे ही काम करता है, बट ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और डेडिकेटेड इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्रीज के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था पीएलसी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है और क्यों इसको प्रोग्रामेबल कंट्रोलर बोलते हैं। अब अगर बिल्कुल इसको रिफाइन करूं तो ये क्या है? एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल मशीन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं? इनपुट और आउटपुट के थ्रू करते हैं। और आगे देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है। अब ये जो पीएलसी है, ये अलग अलग टाइप के पीएलसी आते हैं सीमेंस के। जैसे आप देखोगे आपके पास S7 1200 सीरीज का पीएलसी आता है सीमेंस का। ऐसे ही आपके पास S7 300 सीरीज का पीएलसी आता है। ऐसे ही आपके पास S7 1500 का पीएलसी आता है और आपका S7 400 पीएलसी रहता है। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं सीमेंस के पीएलसी के जो मेजरली यूज होते हैं। S7 200 भी रहता है, ET 200 भी एक पीएलसी रहता है सीमेंस का। तो ये 4-5 पीएलसी की क्लास है सीमेंस की जो अलग अलग सीरीज की आती हैं। S7 1200, S7 300, S7 1500 और S7 400, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। S7 1200 ऐसा रहता है, S7 300 इस तरीके से रहता है। इसमें सीपीयू और आईओ मॉड्यूल अलग अलग से रहते हैं। इसमें यहाँ पे सीपीयू है और इसके अंदर ये आईओ मॉड्यूल दिए गए हैं। ऐसे ही 1500 के अंदर भी ये सीपीयू अलग रहता है और फिर इसके अंदर आगे ये आईओ मॉड्यूल रहते हैं। ये पहले वाला यहाँ पे सीपीयू दिखाई दे रहा है और फिर ये आपके इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही 400 पीएलसी के अंदर भी अलग अलग मॉड्यूल आते हैं। ये रैक टाइप पीएलसी होती हैं, रैक के अंदर लगती हैं। ये आपको जो पीछे दिखाई दे रही है ये रैक बोलते हैं इसको। इसके अंदर हमारा ये पीएलसी माउंट होता है। तो इसमें भी हमारी पावर सप्लाई
CPU, IO कार्ड इस तरीके से अलग अलग रहते हैं। जो S7 1200 है ये कॉम्पैक्ट टाइप PLC रहता है। इसमें एक ही बोर्ड के ऊपर हमारा प्रोसेसर भी, इनपुट भी, आउटपुट भी सारे रहते हैं। बाकी जो ये PLC में अलग अलग रहता है। देखिए इसमें अलग से CPU है और यहाँ पे IO है, इसमें भी ये CPU है, यहाँ पे IO है। इसमें पावर सप्लाई, CPU और IO दे रहे हैं, दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, सारा एक बोर्ड के ऊपर ही है, कॉम्पैक्ट साइज PLC इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये थे सीमेंस के डिफरेंट सीरीज के PLC। ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत सारे फ्रेशर बंदे पूछते हैं सर PLC इंटरव्यू क्वेश्चन बताओ। भाई यही क्वेश्चन है, ये जो मैं वीडियो के अंदर एक एक बातें बता रहा हूँ ये टोटली याद कर लो, इन्हीं को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए और आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी कौन सी PLC पे काम करते हो। आपने बताया जी मैं सीमेंस की PLC की प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी सीरीज होती है सीमेंस की PLC के अंदर। अब आपको बताना है जी S7 1200, 1500, 300, 400, 200 ये सारी सीमेंस की क्या रहती हैं, PLC रहती हैं अलग अलग सीरीज की। तो आप किसी का भी नाम ले सकते हो, जी मैंने इस सीरीज पे काम किया है, ज्यादा मैंने इस पे काम किया है, सभी पे किया, तो आप बता सकते हो जी मैंने सभी पे काम किया है। तो ये सारी बातें इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, ये सारी आपको याद करनी है, यही इंटरव्यू के अंदर आएगी और यही आपका बेसिक है। ये आपको क्लियर हो गया, पता चल गया कि कौन सी PLC आती है, तो आप निकाल के ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आगे चलते हैं, बेनिफिट क्या है PLC के, PLC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए PLC की एक तो रिलायबिलिटी बेटर रहती है, ठीक है जी, रिलायबल होता है, एक बार आपने लगा दिया तो चलता रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, आप बार बार प्रोग्राम चेंज कर सकते हो, सस्ता रहता है, लो कॉस्ट रहती है इसकी, और दूसरा इजी कम्युनिकेशन है। आप एक केबल लगाओ लैपटॉप में, PLC के अंदर जोड़ो, सॉफ्टवेयर ओपन करो और मिनटों में आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है जी। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम है, बहुत ही कम रिस्पॉन्स टाइम के अंदर ये रिस्पॉन्ड करते हैं, विद इन मिली सेकेंड सारी चीजें हो जाती हैं। और इजी ट्रबल शूटिंग है, आपकी कोई दिक्कत आ रही है आप PLC को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर ओपन करके डायग्नोस्टिक इजीली कर सकते हो। तो ट्रबल शूटिंग बहुत इजी है, इजी टू प्रोग्राम है, काफी आसान है PLC को प्रोग्राम करना। बस आपको मेथड समझना है, तरीका समझना है, आपको अगर एक बार वो समझ में आ गया तो बहुत इजीली इसको प्रोग्राम कर लेंगे। तो ये था PLC के बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर के अंदर जो PLC सीमेंस की PLC रहती है इसके अंदर क्या क्या हमारा रहता है, क्या क्या हमारा सिस्टम रहता है, हार्डवेयर के अंदर क्या क्या हमारा रहता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो PLC देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, PLC क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है। PLC क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है। तो ये काम भी कैसे करेगा, कंप्यूटर की तरह ही करेगा। हमारा जो एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या रहता है, हमारा एक इनपुट डिवाइस रहता है, जैसे कीबोर्ड और माउस हो गया, एक CPU रहता है हमारा, और CPU से हमारा क्या जुड़ा रहता है, एक आउटपुट डिवाइस जुड़ा रहता है, कोई LCD या मॉनिटर रहता है। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक कंप्यूटर होता है जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल PC जिसे बोलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। इसमें क्या रहते हैं हमारे, एक तो इनपुट डिवाइस रहते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस हो गया। ये कीबोर्ड और माउस किससे जुड़े रहते हैं, हमारे CPU से जुड़े रहते हैं। और CPU हमारा क्या करता है, इनपुट से जो भी इनपुट आते हैं, इनपुट डिवाइस से उसको प्रोसेस करके हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। आउटपुट हमें किसके थ्रू देता है, कोई मॉनिटर या LCD लगी रहती है उसके थ्रू हमें क्या दे देता है, ये आउटपुट दे देता है। तो मैंने आपको बताया PLC भी क्या होता है, कंप्यूटर है, बट क्या है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है, फैक्ट्री के लिए बनाया गया है, बेसिकली मशीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर सारी चीजें तो ये सेम रहती हैं, इनपुट रहेगा, एक CPU रहेगा और एक आउटपुट रहेगा। बट आपके इंडस्ट्री में जो इनपुट और जो आउटपुट है इनका टाइप अलग हो जाता है, तो इसलिए PLC में भी उनका टाइप मशीन में अलग हो जाता है। जैसे मशीन में हमारे पुश बटन वगैरह रहते हैं, तो PLC के अंदर इनपुट भी हमारे वही आते हैं। तो PLC में भी हमारा क्या रहेगा, एक इनपुट मॉड्यूल रहेगा। ये इनपुट मॉड्यूल किससे जुड़ा रहेगा, हमारा CPU से जुड़ा रहेगा, मेमोरी रहेगी CPU के अंदर, और एक क्या रहेगा, एक आउटपुट मॉड्यूल रहेगा। इनपुट मॉड्यूल किससे जुड़ जाएगा, CPU से जुड़ जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड माउस किससे जुड़े रहते हैं, CPU से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही PLC के अंदर भी जो PLC का इनपुट मॉड्यूल है वो किससे जुड़ा रहेगा, CPU से जुड़ा रहेगा। ऐसे ही आउटपुट के लिए जो CPU है वो किससे जुड़ा रहेगा, आउटपुट मॉड्यूल से जुड़ा रहेगा, जहां से हमें आउटपुट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है CPU मॉनिटर से, यहाँ पे देखिए सेम है, इनपुट मॉड्यूल, यहाँ पे इनपुट CPU, यहाँ पे CPU, आउटपुट मॉड्यूल, यहाँ पे आउटपुट। और एक रहेगी पावर सप्लाई, जहां से इनपुट मॉड्यूल को भी पावर मिलेगी, CPU को पावर मिलेगी और आउटपुट मॉड्यूल को पावर मिलेगी चलने के लिए। पावर सप्लाई का काम होगा इन सारे हिस्सों को पावर देना। तो यहाँ पे अभी देखिए ये जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल जो कंप्यूटर का अरेंजमेंट है वैसे ही दिखाई दे रहा है। एक इनपुट मॉड्यूल है, एक CPU है और एक आउटपुट मॉड्यूल है। बट मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या हो जाते हैं,
टाइप चेंज हो जाते हैं। इंडस्ट्री में जो हमारे मशीन में इनपुट और आउटपुट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे हमारे इनपुट आउटपुट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर कीबोर्ड और माउस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कोई पुश बटन, कोई लिमिट स्विच हो सकता है, कोई सिलेक्टर स्विच हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, या कोई सेंसर हो सकता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे। और आउटपुट में हमारे क्या हो जाएंगे, जो रिले कॉन्टैक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम, कोई इंडिकेटर हो सकता है हमारा जिससे हमारी आउटपुट मिल रही हो। तो इसमें जो इनपुट और आउटपुट क्या है वो हमारी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होते हैं, जो मशीन के अंदर हम यूज करते हैं। तो ये था पीएलसी का एक ओवरव्यू कि पीएलसी के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं और ये कैसे काम करता है। इनपुट मॉड्यूल से इनपुट आता है, सीपीयू के पास प्रोग्राम रहेगा, सीपीयू के अंदर जो ये मेमोरी है इसके अंदर यूजर अपना प्रोग्राम बना के स्टोर कर देगा, और जो सीपीयू क्या है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके जो भी इनपुट का स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू आउटपुट अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से जो पीएलसी है हमारा वो काम करता है एक कंप्यूटर की तरह, जैसे एक कंप्यूटर काम करता है। तो आगे देख लेते हैं अब इसके अंदर ये जो इनपुट मॉड्यूल सीपीयू है इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। देखिए अब ब्लॉक डायग्राम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ब्लॉक डायग्राम क्या कंसिस्ट करता है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई पीएलसी के अंदर वो सारी चीजें अब यहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले सीमेंस की पीएलसी की मैं बात करूं तो सीमेंस की पीएलसी के अंदर क्या रहता है, जो इनपुट वाला हिस्सा सेक्शन था उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिग्नल मॉड्यूल बोलते हैं। जो इनपुट वाला हिस्सा था वो क्या बोलते हैं, उसको सिग्नल मॉड्यूल बोलते हैं। मैंने आपको जो इनपुट मॉड्यूल बताया था ना उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीएलसी सीमेंस की पीएलसी के अंदर क्या बोलते हैं, सिग्नल मॉड्यूल बोलते हैं, जिसमें आपके इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल दोनों आते हैं। ठीक है जी। और आपका रहता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसको बोलते हैं, वो आपका रहता है। ठीक है। तीसरा क्या रहता है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल रहता है जहां से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और पावर सप्लाई रहती है जहां से पूरी की पूरी जो पीएलसी है उसको पावर मिल रही होती है। और मेमोरी सिस्टम रहता है। तो जो सीमेंस की पीएलसी है उसके अंदर भी सेम ये सारी चीजें रहती हैं जो अभी मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम के अंदर बताई। ये इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को क्या बोलता है, सिग्नल मॉड्यूल बोलता है सीमेंस का पीएलसी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे जो अभी मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम समझाया था अब उसको मैं सीमेंस की टर्म में बता रहा हूँ कि सीमेंस उसको क्या, किस पार्ट को क्या बोलता है। तो जो आपका इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल था, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल था, उसको सीमेंस क्या बोलता है, सिग्नल मॉड्यूल बोलता है। उसको क्या बोलता है, सिग्नल मॉड्यूल बोलता है, एसएम। अगर सीमेंस में आपको कोई बोल रहा है कि एसएम चाहिए मेरे को, एसएम का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल की बात हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद सीपीयू आएगा, सीपीयू मॉड्यूल होगा अलग से प्रोसेसिंग करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन मॉड्यूल आते हैं, पावर सप्लाई के लिए अलग से पावर सप्लाई मॉड्यूल आता है, मेमोरी सिस्टम उसी के अंदर इनबिल्ट रहता है, या फिर आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी उसके अंदर लगा सकते हो सीमेंस की पीएलसी के अंदर। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बता रहा हूं मैं ये आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये देखिए ये पूरी पीएलसी आ चुकी है सीमेंस की, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी सीमेंस की पीएलसी। इस पीएलसी के अंदर क्या रहता है हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सबसे पहले पीएस आ रखा है, पावर सप्लाई मॉड्यूल आ रखा है। ये सबसे पहले क्या है, पावर सप्लाई मॉड्यूल है, इसको क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा आता है। उसके बाद हमारा सीपीयू, ये अगले पे आपको दिखाई दे रहा होगा सीपीयू। उसके बाद सिग्नल मॉड्यूल एसएम जिसको बोल रहा था, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। और उसके बाद सीएम कम्युनिकेशन मॉड्यूल, यहाँ पे देखिए इथरनेट का एक पोर्ट दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन के लिए, ये सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद फिर से एसएम एक सिग्नल मॉड्यूल, कोई आउटपुट या इनपुट कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा एक सीमेंस की पीएलसी का पूरा स्ट्रक्चर रहता है कि कैसे कैसे किसके अंदर क्या चीज रहती है। सबसे पहले 0 नंबर पे क्या आएगा, पीएस या पीएम, पावर सप्लाई मॉड्यूल या पावर मॉड्यूल, इसको क्या बोलते हैं, पावर। पीएस का क्या मतलब है, पावर सप्लाई मॉड्यूल। पीएम का क्या मतलब है, पावर मॉड्यूल। तो सबसे पहले क्या लगेगा आपका सीमेंस के अंदर, पावर सप्लाई मॉड्यूल आएगा जो पूरी की पूरी पीएलसी को पावर देगा। उसके बाद आपका सीपीयू आएगा, सीपीयू के बाद आपका एसएम आएगा, सिग्नल मॉड्यूल, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होंगे। कोई कम्युनिकेशन लगाना चाहते हो तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल आ सकता है, फिर से कोई इनपुट आउटपुट लगाना चाहते हो तो एसएम मॉड्यूल के थ्रू आपका इनपुट आउटपुट लग सकता है। तो मैंने आपको बताया कि सीमेंस की पीएलसी के अंदर जो अभी मैंने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था उनको ये क्या बोलता है और कैसे वो टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिग्नल मॉड्यूल के बारे में कि सिग्नल मॉड्यूल क्या होता है। तो देखिए सिग्नल मॉड्यूल क्या है, इसके अंदर एक तो हमारा इनपुट मॉड्यूल रहता है जो ऊपर की तरफ हमारा दिया गया है जैसे ये, और जैसे अभी मैंने पीछे बताया था अलग से मॉड्यूल भी आते हैं S7300, S7-1200 पीएलसी के लिए। दूसरा हमारा रहता है आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल के अंदर हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो इनपुट मॉड्यूल का क्या काम है,
जो फील्ड के अंदर इनपुट है हमारे, जो पुश बटन लगे हुए हैं हमारे, जो सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, ये सारे कहाँ जुड़ेंगे? इनपुट मॉड्यूल में जुड़ेंगे। और इनपुट मॉड्यूल का काम है इस सारे सिग्नल को सीपीयू तक पहुंचा देना, प्रोसेसर जो है उसको तक पहुंचाना। और फिर प्रोसेसर का काम है जो इसके अंदर प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके जो भी आउटपुट आ रही है उस आउटपुट को आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू फील्ड के अंदर जोड़ देना। जो आपकी इनपुट जुड़ेंगे, जो पुश बटन जुड़ेंगे, जो सेंसर जुड़ेंगे, वो कहाँ जुड़ेंगे? वो इनपुट मॉड्यूल में जुड़ेंगे। और जो भी आपके आउटपुट जुड़ेंगे वो आउटपुट कहाँ जुड़ेंगे? जो रिले लगेंगे, कॉन्टैक्टर लगेंगे, इंडिकेटर लगेंगे, वो सारे आपके आउटपुट मॉड्यूल के अंदर लगेंगे। तो आई होप आपको इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल का पता चला होगा। इनपुट मॉड्यूल का काम है इनपुट को रिसीव करना और आउटपुट मॉड्यूल का काम है सीपीयू से आउटपुट लेके रियल वर्ल्ड के अंदर उसको भेज देना। तो ये इस तरीके से भी आते हैं। ये इनबिल्ट मैंने आपको इनपुट और मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल बताया, इस तरीके से अलग से भी ये इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल सीमेंस की पीएलसी के अंदर आते हैं। तो आप दोनों ही का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद पावर सप्लाई मॉड्यूल, जो पीएस मॉड्यूल है, देखिए इसका काम है पूरी की पूरी पीएलसी को पावर देना। ये इस तरीके से दिखाई देता है, ये मैंने आपको दिखाया। ये S7-400 पीएलसी का एक पावर मॉड्यूल है। इस पावर मॉड्यूल का काम है कि जो भी आपका सीपीयू लगा हुआ है, आईओ मॉड्यूल लगे हुए हैं, उनको चलने के लिए पावर ये सप्लाई करता है। इसके अंदर जो मेन इनपुट सप्लाई है वो आपकी 220 वोल्ट भी हो सकती है, 24 वोल्ट भी हो सकती है। 220 वोल्ट पे भी आते हैं और ये 24 वोल्ट पे भी आते हैं। इस मॉड्यूल का क्या काम होता है? पूरी की पूरी पीएलसी को पावर देना। इसको क्या बोलते हैं? पीएस या पीएम, पावर सप्लाई या पावर मॉड्यूल इसको बोला जाता है। इसका काम है पूरी की पूरी पीएलसी को पावर देना। उसके बाद आप ये पीएलसी के अंदर भी देख सकते हो, ये पूरा पीएलसी असेंबल किया गया है। इस पीएलसी के अंदर जो ये सबसे पहला मॉड्यूल है, ये क्या है? मेरा पावर सप्लाई मॉड्यूल है। पावर सप्लाई के बाद फिर सीपीयू लगा हुआ है और उसके बाद फिर आके मेरे कम्युनिकेशन मॉड्यूल और पीएस एसएम लगे हुए हैं। तो ये सारी क्या है? ये जो एसएम पीएस ये मैं बता रहा हूं, ये सीमेंस की टर्मिनोलॉजी है। ये आपको याद रखना है कि सीमेंस इनपुट मॉड्यूल को क्या बोलता है, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को क्या बोलता है? एसएम बोलता है। ये कुछ अलग चीज नहीं है, बस उसने अपनी टर्म बना रखी है। वो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को क्या बोलेगा? एसएम बोलेगा, सिग्नल मॉड्यूल बोलेगा। पावर सप्लाई को क्या बोलेगा? पीएस या पीएम बोलेगा। पावर सप्लाई मॉड्यूल या पावर मॉड्यूल, दोनों में से कुछ भी, एक ही बात है, पीएस या पीएम। और कम्युनिकेशन मॉड्यूल को क्या बोलेगा? सीएम बोलेगा। तो आपसे कोई कह रहा है कि यार सीएम फॉल्टी है, एसएम फॉल्टी है, एसएम चाहिए, पीएस फॉल्टी है इसका, तो आपको समझ जाना है कि एसएम, सीएम, पीए, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये क्या है? सीमेंस की पीएलसी के अंदर टर्मिनोलॉजी है। ये इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल को एसएम बोलता है, पावर सप्लाई को पीएस बोलता है। ये आपको याद कर लेने हैं, बस इसके अंदर कुछ नहीं है, याद कर लेना है कि पीएस का क्या मतलब है जी? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का क्या काम है? मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया, पूरे के पूरे सिस्टम को पावर देना, इनपुट मॉड्यूल को पावर देना, सीपीयू को पावर देना, आउटपुट मॉड्यूल को पावर देना। एसएम के अंदर क्या है? इनपुट और आउटपुट आएंगे। इनपुट का क्या काम है? इनपुट फील्ड से लेके प्रोसेसर तक पहुंचाना, प्रोसेसर का काम उसको एग्जीक्यूट करना और आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू फील्ड में पहुंचा देना। सीएम का क्या काम है? कम्युनिकेशन मॉड्यूल, कोई कम्युनिकेशन आपको जोड़ना है पीएलसी के साथ, आपको किसी प्रिंटर को जोड़ना है, किसी एचएमआई को जोड़ना है या किसी स्कैनर को जोड़ना है, तो आपको उसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे क्या है? सीमेंस के अंदर, सीमेंस की टर्मिनोलॉजी है जो वो हार्डवेयर के अंदर यूज करता है। हार्डवेयर के लिए ये बेसिकली हार्डवेयर के बारे में बता रहा हूं मैं सीमेंस की पीएलसी के। अभी मैं आपको ये टीआईए पोर्टल के अंदर कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा सारी चीजें कि ये हार्डवेयर के अंदर कैसा होता है। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब सीपीयू को देख लेते हैं। सीपीयू का क्या काम है? मैंने आपको बताया, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो ये इस तरीके से हमारे सीपीयू जो मॉड्यूल है वो रहते हैं। तो यहाँ पे सीमेंस के सीपीयू मॉड्यूल आप देख सकते हो, ये पूरा पीएलसी आ गया। ये पहले वाला पावर सप्लाई मॉड्यूल जैसे भी मैंने पहले बताया था, और ये दूसरा क्या है? सीपीयू मॉड्यूल, और उसके बाद फिर एसएम आ चुके हैं और सीएम आपका आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा क्या रहता है? सीपीयू रहता है पूरे का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो जिसका काम है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो ये था सीपीयू। उसके बाद मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम के अंदर क्या है? देखिए इसके अंदर दो तरीके की मेमोरी रहती है पीएलसी के अंदर, एक तो रैम और एक रोम। रैम क्या है? वो हिस्सा है जहां पे हम अपने प्रोग्राम वगैरह बना के स्टोर करते हैं। रैम के अंदर क्या करते हैं? हम अपने प्रोग्राम स्टोर करते हैं। जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे पीएलसी के अंदर राइट करोगे वो रैम में स्टोर होगा। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर जो पीएलसी का फर्मवेयर वगैरह है, जो पीएलसी का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारा कुछ स्टोर रहता है। इसको हम नहीं छेड़ सकते। अगर रोम के अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है तो पीएलसी हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, पीएलसी के अंदर हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक रहता है पीएलसी के अंदर रैम और एक रहता है रोम। रोम के अंदर रहता है पीएलसी का फर्मवेयर वगैरह, उसका सॉफ्टवेयर वगैरह,
और रैम के अंदर जो भी यूजर का प्रोग्राम वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर रहती हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी लिख रखी हैं, आप इनको याद कर सकते हो। तो अब एक बार TIA पोर्टल ओपन करते हैं और मैं आपको TIA पोर्टल के अंदर दिखाता हूँ कि जो ये SM वगैरह मैंने आपको बताए हैं ये कहाँ पे रहते हैं हमारे, कैसे रहते हैं हमारे, क्या इसके अंदर रहता है। देखिए ये मेरा PLC आ गया। PLC के अंदर अभी आप जाओगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साइड कीजिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ से। देखिए ये मैंने बड़ा कर लिया यहाँ पे और इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ये वाली विंडो देखिए अब यहाँ पे, ये देखिए जो जो मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी वो सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मिलेगी आपको। CPU मैंने आपको बताया, ये सारे CPU यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। उसके बाद सिग्नल बोर्ड जो मैं आपको बता रहा था, SM सिग्नल मॉड्यूल जो मैं आपको बता रहा था वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए DI डिजिटल इनपुट, DQ डिजिटल आउटपुट, AI एनालॉग इनपुट, AQ एनालॉग आउटपुट, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। कम्युनिकेशन बोर्ड जो मैं आपको बता रहा था वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है जी, जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए कम्युनिकेशन मॉड्यूल मैंने आपको बताया था ना, CM मैंने आपको बताया था, वो सारा यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब आपको जो भी कम्युनिकेशन मॉड्यूल चाहिए, प्रोफिबस का चाहिए, आप यहाँ से CM देखिए, ये देखिए CM ही बोल रहा है, सीधा सीधा क्या लिखा रहा है CM। तो CM जहां पे लिखा है आपको पता चल जाना चाहिए कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। SM लिखा हुआ है या SB लिखा हुआ है सिग्नल बोर्ड, तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या है, इनपुट और आउटपुट है, या तो डिजिटल होगी या एनालॉग होगी, जो भी है वो एक टाइप का आपका होगा। तो ये अभी डिस्कस करेंगे आगे कि इनपुट आउटपुट कितने टाइप के होते हैं। जो DI DQ AQ AI बता रहा है ये क्या है, ये अभी आगे आपको मैं बताऊंगा। तो मैं जो आपको सारी चीजें बता रहा था वो सारी चीजें यहाँ पे है। देखिए जो मैं आपको SM बता रहा हूँ सिग्नल मॉड्यूल या सिग्नल बोर्ड, यहाँ पे वो बोल रहा है। कोई दूसरी PLC होती है तो उसके अंदर SM भी लिखा आता है, क्योंकि ये बोर्ड है इसमें कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ पे सिग्नल बोर्ड बोल रहा है। तो सिग्नल बोर्ड या सिग्नल मॉड्यूल एक ही बात है। जो मैंने आपको सिग्नल मॉड्यूल और सिग्नल बोर्ड बताया वो एक ही बात है। इसके अंदर ये देखिए सारे इनपुट आउटपुट आ रहे हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन बोर्ड या कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो मैंने आपको बताया वो ये रहा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आपको जो भी लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। देखिए मेरे को अगर एक इनपुट ऐड करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और मान लीजिए ये मेरा इनपुट मॉड्यूल है और मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये रैक आ जाएगा कि किस रैक में आप लगाना चाहते हो। तो जहां पे भी आप लगाना चाहते हो वहां पे आप इसको ऐड करोगे तो वहां पे आपका ये लग जाएगा। ये वाला जो मॉड्यूल है आप इस तरीके से इसको उठा के लाओगे और आपका जो मॉड्यूल है यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से हार्डवेयर का कोई दूसरा मॉड्यूल है आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये सारा था मॉड्यूल के बारे में, जो भी हार्डवेयर के अंदर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में। अब बात करते हैं जो हमने छोड़ा था कि जो हमारे इनपुट और आउटपुट है, जो SM था सिग्नल मॉड्यूल या सिग्नल बोर्ड ये जो बोल रहा है वो कितने टाइप के होते हैं। जो इसने बता रखा था DI DQ AI AQ जो बता रखा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक तो डिजिटल इनपुट आउटपुट रहते हैं हमारे, क्या रहते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट रहते हैं। तो डिजिटल का क्या मतलब है, डिजिटल का मतलब है कि सिर्फ ऑन या ऑफ। डिजिटल का क्या मतलब है, सिर्फ ऑन या ऑफ। जैसे आपका पुश बटन है तो पुश बटन को आप प्रेस करते हो तो 24 वोल्ट आपका सिग्नल जो है वो निकल जाता है, हाई हो जाती है इनपुट। तो जब आप पुश बटन को रिलीज कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, इनपुट बंद हो जाता है। तो ये क्या है, एक डिजिटल है, या तो पुश बटन प्रेस है या नहीं है। या आप सिलेक्टर स्विच को देख सकते हो, या तो सिलेक्टर स्विच का कोई एक मोड सिलेक्ट है या नहीं है, या तो आपकी इनपुट आती है या नहीं आती है। तो इस तरीके के जो होते हैं उनको बोलते हैं डिजिटल। तो डिजिटल के अंदर आपका इनपुट की मैंने जैसे बात कर ली, पुश बटन वगैरह हो गए। आउटपुट के अंदर कोई आपकी LED लगी हुई है या आपकी कोई रिले लगी हुई है, तो ये सारे क्या हैं, डिजिटल के एग्जांपल हैं। आपकी LED या तो ऑन होती है या ऑफ होती है, दो स्टेट होती है, या तो ऑन या ऑफ। ऑन को बोलते हैं हाई, ऑफ को बोलते हैं लो, और इसको 10 की फॉर्म में भी लेते हैं। ऑन को बोलते हैं, ऑन को अगर 10 की फॉर्म में लूंगा तो ऑन का मतलब है 1 और ऑफ का मतलब है 0। तो ये सारा क्या है, डिजिटल है कि या तो ऑन है या ऑफ है, जिसमें ये कंडीशन होती है। कोई आपका LED हो गया, रिले हो गया, और इनपुट की बात करूं तो इमरजेंसी हो गया आपका, कोई आपका लिमिट स्विच हो गया, कोई आपका पुश बटन हो गया, आपका सिलेक्टर स्विच हो गया। ये सारे क्या है, ये डिजिटल है। और जो डिजिटल है वो देखिए ऐसा दिखाई देता है, या तो लो होगा 0 या हाई होगा 24 वोल्ट आ रहा होगा। तो इस तरीके से रहता है, या तो ये ऑन होगा या ये ऑफ ही होगा, या तो आपको 0 वोल्ट मिल रही होगी या आपको 24 वोल्ट मिल रही होगी। तो ये हमारा रहता है डिजिटल सिग्नल के बारे में। जो डिजिटल इनपुट और आउटपुट रहते हैं वो इस तरीके से हमारे रहते हैं। तो जो इनपुट और डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो हमारे सिर्फ किसमें देते हैं, या 10 की फॉर्म में, हाई या लो के सिग्नल हमें वहां से मिलेंगे। किसी डिजिटल इनपुट पे मैं क्या जोड़ सकता हूँ, कोई पुश बटन, आपका सिलेक्टर स्विच, या आपका लिमिट स्विच, या कोई आपका सेंसर,
या इमरजेंसी, इस तरीके के जो सारे हैं वो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल से जुड़ेंगे। और आउटपुट मॉड्यूल में, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल में क्या जुड़ेगा मेरा, फिर रिले, कॉन्टैक्टर, एलईडी वगैरह ये सारी चीजें मेरी जुड़ेंगी। इसी तरीके से आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल की जो भी बात कर रहे थे हम, इसके टाइप का यहाँ पे बता रखा है कि पीएलसी के अंदर जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल आईओ टाइप और एनालॉग आईओ टाइप। आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट, ठीक है। डिजिटल इनपुट क्या, डिजिटल आईओ क्या होगा, या तो डिजिटल इनपुट होगा या डिजिटल आउटपुट होगा। डिजिटल इनपुट और आउटपुट मैंने अभी आपको बताया। डिजिटल इनपुट क्या होंगे, पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, इमरजेंसी, या ये हमारे लिमिट स्विच जिसमें या तो सिग्नल हाई होगा या लो होगा, 2 स्टेट होंगी। तो ये क्या हो सकते हैं, डिजिटल इनपुट भी हो सकते हैं और डिजिटल आउटपुट भी हो सकते हैं। ऐसी एनालॉग आईओ टाइप के अंदर एनालॉग इनपुट हो सकता है और एनालॉग आउटपुट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एनालॉग के बारे में कि एनालॉग के अंदर क्या होगा। ये यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसको आप नोट करके जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सारी यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन के वे में मिल जाएगी डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बारे में। तो ये सारी थ्योरी आप नोट कर सकते हो, अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। आंसर में आपको कैसे बताना है कि आपसे कोई पूछ रहा है कि हाँ जी डिजिटल इनपुट मॉड्यूल क्या होता है, तो आप पूरा बताइए कि डिजिटल इनपुट मॉड्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट मॉड्यूल। इन दिस मॉड्यूल द आईओ सिग्नल वर्क ऑन ए बाइनरी सिस्टम, ओनली 0 और 1 वैल्यू, इट इज यूजफुल इन ऑन ऑफ कंडीशन। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। डिजिटल इनपुट मोस्टली यूज 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई, और इसके एग्जांपल दे सकते हो। डिजिटल एग्जांपल क्या है, पुश बटन, टॉगल स्विच, सिलेक्टर स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच, लिमिट स्विच, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट मॉड्यूल। एंड द डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, लैंप, कॉइल, बजर, रिले, मोटर, फैन, हीटर, एक्चुएटर, सोनोलॉइड, इस तरीके से जो क्या है हमारे सारे ये डिजिटल आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रॉपर एक डेफिनेशन के वे में अगर आपको एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी डेफिनेशन लिखी गई हैं, आप इनको नोट करके और लर्न कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल किस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से डिजिटल इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल रहते हैं। अब एनालॉग की बात कर लेते हैं। एनालॉग के अंदर क्या होता है, एनालॉग के अंदर जो हमारा सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस इन नेचर होता है, और ये किसकी फॉर्म में होता है, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में होता है। देखिए डिजिटल के अंदर तो क्या था, या तो हाई था या लो था। एनालॉग के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस इन नेचर होता है, या तो वोल्टेज होती है 0 से 10 वोल्ट, या फिर आपका करंट की फॉर्म में सिग्नल आता है 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 20 मिली एम्पियर। वोल्टेज के अंदर आपको हो सकता है 0 से 5 वोल्ट डीसी या 0 से 10 वोल्ट डीसी। और इसके एग्जांपल कौन से होते हैं, आपका कोई प्रेशर स्विच हो गया, आपका कोई आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ये सारे क्या है आपकी एनालॉग क्वांटिटी है। अब कैसे, मैं आपको कैसे समझाता हूँ, इसके बारे में समझाता हूँ कि देखिए जैसे पुश बटन है, पुश बटन के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ आपने दबाया 24 वोल्ट आपका पास हो गया, आपने छोड़ दिया 24 वोल्ट आपका नहीं पास हो रहा। बट अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपका टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर ऐसा तो नहीं होता कि या तो 50 डिग्री है या फिर 0 डिग्री है, ऐसा तो नहीं होता। रूम टेम्परेचर क्या है, चेंज होता रहता है। अगर आपने एसी चलाया है मान लीजिए रूम के अंदर, तो अभी आपका टेम्परेचर 35 डिग्री रूम का टेम्परेचर है, आपने एसी ऑन कर दिया और एसी का टेम्परेचर आपने 17 डिग्री सेट कर दिया, तो एसी क्या करेगा, उसको धीरे 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 35 से किसकी तरफ लेके जाएगा, 17 पे लेके जाएगा। तो ये क्वांटिटी, ये जो धीरे धीरे जाएगा, ये किसके विद रिस्पेक्ट जाएगा, टाइम के विद रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जब आपने एसी इनिशियली ऑन करोगे तो आपका 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो आधे घंटे बाद आपका मान लीजिए टेम्परेचर पहुंच गया 17 डिग्री। तो ये कैसे पहुंचा है, ये आधे घंटे में धीरे धीरे पहुंचा है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने एसी ऑन किया 35 डिग्री था और एसी ऑन करते टेम्परेचर कितना हो गया, 17 डिग्री हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, एक एनालॉग क्वांटिटी है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एनालॉग बोलते हैं। और ये किसकी फॉर्म में होते हैं, ये एनालॉग 2 सिग्नल स्टैंडर्ड है पीएलसी के अंदर, एक करंट की फॉर्म में और एक वोल्टेज की फॉर्म में, और ये इस तरीके से आपके रहते हैं। ये आ गया एनालॉग इनपुट का एग्जांपल। ये देखिए जो एनालॉग सिग्नल रहता है वो इस तरीके का रहता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे 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 ये कम या ज्यादा होता रहता है। जो आपको एनालॉग देते हैं, मैंने आपको बताया अभी, थर्मोकपल, आरटीडी, स्ट्रेन गेज, लोड सेल, ये सारी चीजें क्या है, एनालॉग देती है। तो ये क्या कर सकते हैं, हम एनालॉग क्वांटिटी को इस तरीके से दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को दिखा रखा है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि अभी 24 है, यहाँ पे क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे देखोगे कि आप हर एक टाइम पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, हर एक टाइम पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है। देखिए अभी मैं 6 पे देखूंगा तो 6 पे मेरे को कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 10 पे देखता हूँ जाके, तो 10 पे मेरे को कितना मिल रहा है, 23 मिल रहा है।
बट डिजिटल के केस में क्या होता है, डिजिटल के केस में या तो 24 वोल्ट होता है या 0 वोल्ट होता है, दो ही कंडीशन होती है, या तो आपका सिग्नल आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता। वहां पे कोई चेंजेस नहीं होता, वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपने पुश बटन दबाया और फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, फिर वो जाके 24 वोल्ट पहुंच रहा है, नहीं, आप जैसे ही दबाओगे 24 वोल्ट कटैक, ये हुआ डिजिटल। बट एनालॉग के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये यहाँ पे एक टाइम है 8 पे कितना है 22:30, 11 पे कितना है 23, यहाँ पे 15 पे कितना है 24। तो यहाँ पे क्या है, हर एक टाइम पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लोड हो गया आपका, तो इस तरीके की चीजें जो सारी क्या है वो एनालॉग के अंदर आती हैं, इनको एनालॉग इनपुट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सिग्नल हमारे दिखाई देते हैं एनालॉग वाले। यहाँ पे एक और ये सिग्नल का एग्जांपल दे रखा है, और ये वो जो डिवाइसेस हैं जिससे हमें एनालॉग इनपुट मिलती है। तो ये था एनालॉग के बारे में, और यही यहाँ पे बता रखा है सिग्नल फ्लो आरटीडी, एक्सेलेरोमीटर, एक्सेट्रा से आते हैं। अब उसके बाद ये आपको सारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि क्या आपका इनपुट मॉड्यूल होता है, एसएम सिग्नल मॉड्यूल या सिग्नल बोर्ड, डिजिटल इनपुट किसको बोलते हैं, डिजिटल आउटपुट किसको बोलते हैं, सीपीयू क्या होता है, पावर सप्लाई मॉड्यूल क्या होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं पीएलसी की। आई होप ये सारी आपको चीजें क्लियर होगी होंगी। अब बात आती है प्रोग्रामिंग डिवाइस की, पीसी की, कि जब आपको पीएलसी आपके पास आ चुका है, हार्डवेयर आ चुका है, अब आपको इसको प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइस को यहाँ पे पीजी या पीसी बोलते हैं, सीमेंस पीजी भी बोलता है प्रोग्रामिंग डिवाइस को, पीसी को। तो अगर आपको कहीं पीजी बोला जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और उस सॉफ्टवेयर को इसको कंप्यूटर में आपको रन करना है, जिसके थ्रू आपकी पीएलसी की प्रोग्रामिंग होगी। तो सीमेंस के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से इस्तेमाल होते हैं, एक तो सिमेटिक मैनेजर इस्तेमाल होता है, या ये पोर्टल इस्तेमाल होता है, माइक्रोविन इस्तेमाल होता है। जो माइक्रोविन सॉफ्टवेयर है वो जो पुरानी पीएलसी थी S7-200 सीरीज की, जो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है अभी, उसके लिए इस्तेमाल होता है। सिमेटिक मैनेजर S7-300 पीएलसी के लिए इस्तेमाल होता है, और जो टीआईए पोर्टल है आप इसमें S7-1200, 300, 1500, 400 इन सारी सीरीज को प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये था प्रोग्रामिंग के बारे में कि आपको अगर प्रोग्रामिंग डिवाइस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो आपको उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर की इस्तेमाल पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ पीएलसी। देखिए मैंने आपको बताया था कि पीएलसी क्या है, एक सीक्वेंस कंट्रोलर भी है। सीक्वेंस कंट्रोलर का क्या मतलब है, ये एक सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, कि आपको कोई एक सीक्वेंस में कंट्रोल करनी है किसी चीज को, तो ये कंट्रोल आपका कर सकता है। जैसे कि कार वॉशिंग का एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देके समझा रहा हूँ कि मेरे को एक ये एप्लीकेशन बनानी है इस तरीके की, तो मैं इस तरीके की कार वॉशिंग की जो एप्लीकेशन है किससे बना सकता हूँ, पीएलसी से बना सकता हूँ, जहां पे एक सीक्वेंस होगी, एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस होगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक कार आएगी, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, उसके बाद कार अंदर एंटर हो जाएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, पानी ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद डिटर्जेंट आ जाएगा, डिटर्जेंट के बाद फिर यहाँ पे ब्रश से साफ हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से पानी यहाँ पे चल जाएगा, और जो कार है हमारी यहाँ पे साफ होकर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहले बटन को दबाया जाएगा, जो स्टार्ट बटन है इसको दबाया जाएगा। उसके बाद सीक्वेंस के अंदर दूसरा पार्ट क्या आया, पानी स्टार्ट होगा। तीसरा क्या है, डिटर्जेंट स्टार्ट होगा। चौथा क्या है, ब्रश चलेंगे। पांचवा क्या है, फिर से पानी चलेगा। और लास्ट में क्या है जी, आपकी क्लीनिंग हो चुकी है, ये आपका लास्ट था, आपकी गाड़ी जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो पीएलसी क्या है, एक सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। जैसे कोई भी आपकी मशीन है वो भी एक पूरी सीक्वेंस में चलती है। मान लीजिए कोई प्रेस मशीन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्ट लोड करोगे जी। पार्ट लोड करने के बाद आप क्या करोगे, साइकिल स्टार्ट करोगे। साइकिल स्टार्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आपका जो प्रेसिंग सिलेंडर है वो डाउन आएगा। डाउन होने के बाद वो प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद वो अप चला जाएगा। तो ये सारा क्या है, हर बार आपका यही सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा। ये पीएलसी क्या करेगा, इस सीक्वेंस को कंट्रोल करेगा, वो हर बार इस सीक्वेंस को रिपीट कराता रहेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीक्वेंस कंट्रोलर भी बोला जाता है। तो ये तो था मशीन के लेवल पे, कि मशीन के लेवल पे अगर एक सीक्वेंस को कंट्रोल करना है तो हम इस तरीके से पीएलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएलसी से पूरे का पूरा एक प्लांट भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो ये पूरा एक प्लांट है, यहाँ पे एक पैकेजिंग का एक प्लांट है, तो यहाँ पे इस तरीके की पूरी प्रोसेस भी पीएलसी से कंट्रोल की जा सकती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे क्लीनिंग ऑफ बोतल, यहाँ पे बोतल आएगी, बोतल क्लीन होगी, उसके बाद लेबलिंग हो जाएगी, यहाँ पे लेबल लगा दिया जाएगा, फिर इंस्पेक्शन चेक कर लिया जाएगा कि सही है से हुई क्लीनिंग और लेबलिंग या नहीं। फिर पैकेजिंग, जो भी मेटल है वो पैक कर दिया जाएगा। पैक करने के बाद इसको भेज दिया जाएगा सॉर्टिंग के लिए, और वेयर हाउस से फिर ये हमारा जो है डिस्पैच हो जाएगा। तो इस तरीके से
पूरी की पूरी प्रोसेस और फैक्ट्री को भी पीएलसी कंट्रोल कर सकता है पूरे के पूरे सीक्वेंस के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको जो सीक्वेंस कंट्रोलर बोल रहे थे वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसको पूरे का पूरा सीक्वेंस कंट्रोल कर रहा होता है, पूरा एक सीक्वेंस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सीक्वेंस कंट्रोलर भी बोला जाता है। तो आगे चल लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि जो सीमेंस की पीएलसी है, जैसे मैंने यहाँ पे टीआईए पोर्टल था, ये टीआईए पोर्टल है, जो इसके अंदर जो प्रोग्राम मेरे को करना है, जो ये मेन ओबी है, यहाँ पे जो प्रोग्राम करना है, अभी ये जो प्रोग्राम हो रहा है देखिए लैडर के अंदर हो रहा है। ये प्रोग्राम किसके अंदर हो रहा है? लैडर के अंदर हो रहा है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, ये कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीमेंस के अंदर रहती है, कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीमेंस सपोर्ट करता है, या और भी जो दूसरी पीएलसी है उनके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें देखने को मिल जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे 5 टाइप्स की लैंग्वेज बेसिकली पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो आईईसी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। एक तो लैडर, इंस्ट्रक्शन लिस्ट आईएल, स्ट्रक्चर टेक्स्ट एसटी, फंक्शन ब्लॉक एफबीडी और सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट एसएफसी। ये 5 लैंग्वेज रहती हैं। ये अलग अलग तरीके की लैंग्वेज है जो इस्तेमाल करने के लिए पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनका हर एक का काम करने का तरीका अलग है। जैसे लैडर है तो ये लैडर की फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको लैडर बोला जाता है, इस तरीके से दिखाई देता है। दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन लिस्ट आईएल, ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट की तरह दिखती है, जैसे हमारी सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है उनकी तरह रहती है इंस्ट्रक्शन में लिख के, तो उस तरह से इसकी पीएलसी की भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है अगर आप इंस्ट्रक्शन लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। इस तरीके से दिखाई देती है। दूसरा आपका स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज है, ये भी बिल्कुल जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी तरह रहता है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज एसटी। तो इसको भी आप देख रहे हैं, इफ एंड एल्स की तरह जो स्टेटमेंट रहती है हमारी वो लिख लिख के इसके अंदर प्रोग्राम किया जाता है। एसटी को इस तरीके से दिखाई देती है और इस तरीके से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं जो एसटी लैंग्वेज है। उसके बाद आपकी जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, ये जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है वो इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में होती है, इसमें फंक्शन ब्लॉक दिए जाते हैं और ब्लॉक को लगा लगा के प्रोग्राम किया जाता है। इस तरीके से दिखाई देती है जो ये फंक्शन ब्लॉक चार्ट के नीचे दिखाई दे रही है। और तीसरी आपकी रहती है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, ये चार्ट की फॉर्म में रहता है। जैसे हमारे जो चार्ट्स बनाते हैं, चार्ट्स में एक पूरा फ्लो दिखा देते हैं ना, हम सीक्वेंस दिखा सकते हैं चार्ट में पूरा, तो इस तरीके से भी पीएलसी को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये 5 लैंग्वेज रहती हैं, लैडर, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, एसटी, एफबीडी और एसएफसी। किसी भी लैंग्वेज में आप पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आपको प्रोग्राम के अंदर मिल सकती है। आई होप आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लियर होगा कि जो पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी टाइप की रहती है। अब जो इनपुट और आउटपुट रहते हैं, हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं सीमेंस के अंदर, वो कैसे एड्रेस रहते हैं? देखिए जो सीमेंस है, सीमेंस इनपुट को डिनोट करता है आई से। इनपुट को किससे डिनोट करता है? आई से। सीमेंस की पीएलसी के अंदर इनपुट आप किससे लिखोगे? आई से लिखोगे। जब आप टीआईए पोर्टल में प्रोग्राम करोगे तो आपको कोई इनपुट लगाना है तो आप किससे लगाओगे? आई से लगाओगे। ऐसे ही अगर आपको कोई आउटपुट लगाना है तो आउटपुट किससे लगाओगे? आप क्यू से लगाओगे। तो इनपुट का डिनोशन, इनपुट किससे डिनोट होगा? आई से। आउटपुट किससे डिनोट होगा? क्यू से। तो ये था इनपुट और आउटपुट का कि सीमेंस की पीएलसी के अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे लगाते हैं, उसकी एड्रेसिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं। एड्रेसिंग के अंदर सेम जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग मॉड्यूल सीमेंस की पीएलसी के अंदर रहते हैं। तो आपका सबसे पहले लोकेशन डिफाइन होगी यहाँ पे, तो सबसे पहला जो मॉड्यूल होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमारा चलेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? जो पावर सप्लाई मॉड्यूल होगा, फिर सीपीयू मॉड्यूल होगा और उसके बाद जो हमारे सिग्नल मॉड्यूल हैं वो होंगे। अब जो एड्रेसिंग होगी इनपुट की वो कैसी होगी वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक पावर सप्लाई मॉड्यूल था, फिर सीपीयू मॉड्यूल आया, उसके बाद ये एसएम आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट स्टार्ट होगी इस मॉड्यूल की, ये स्टार्ट होगी आई 0.0 से। जो ये पहला मॉड्यूल होगा ये क्या होगा? आई 0.0 होगा। और इसके अंदर जितने इनपुट होंगे, अभी इसके अंदर 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो यहाँ पे क्या है? 32 इनपुट इसके अंदर दिए गए हैं इस कार्ड के अंदर। तो इसमें एड्रेसिंग होगी ऑक्टल के अंदर। तो जो पहले 8 इनपुट होंगे वो होंगे आई 0.0 से आई 0.7 तक। जैसे ही 9 नंबर का इनपुट आएगा वो हो जाएगा आई 1.0 और वो कहां तक चलेगा? 1.0 से 1.7 तक, ये 8 हो जाएंगे। फिर जैसे ही 1.7 से आएगा, यहाँ पे 8 पोर्ट आप निकल जाओगे आगे। जैसे ही अगला पोर्ट आएगा आपका नंबर हो जाएगा 2.0। आप कहां पे जाओगे? 2.0 से 2.7 तक 8 इनपुट आपके चलेंगे। ऐसे ही जैसे ही ये 8 इनपुट खत्म होंगे तो अगला जो आपका इनपुट आएगा 9 नंबर, वो हो जाएगा आपका 3.0। वो चलेगा आपका 3.0 से 3.7 तक।
और जो अगला मॉड्यूल है, अगर आपका वो इनपुट मॉड्यूल रहा तो उसके अंदर फिर कहां से स्टार्ट होगा, पहला इनपुट 4 से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 4.0 से 4.7 तक, ऐसे ही 8 चलेंगे। 8 के बाद फिर जो नोवा आएगा वो होगा आई 4.1 से 5.0 से 5.7 तक, अगर ऑक्टल के अंदर एड्रेसिंग के लिए है आपकी। और अगर आपका जो एड्रेसिंग है वो हेक्साडेसिमल के अंदर है तो आपका स्टार्ट होगा 0 से F तक, 0 से F तक जाएगा, फिर 1.0 से 1.F तक जाएगा। और ऐसे ही अगर आपका जब अगला आउटपुट मॉड्यूल आएगा तो आउटपुट में फिर से स्टार्ट होगा किससे, 0 से, क्यू 0.0। जो पहला आउटपुट का मॉड्यूल होगा उसकी पहली आउटपुट का नंबर क्या होगा, क्यू 0.0, और ये कहां तक जाएगा, क्यू 0.0 से क्यू 0.7 तक। जैसे ही ये 8 खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो अगला आएगा उसके अंदर अगले के अंदर क्या होगा हमारा, क्यू 0.7 से फिर 1.0 तक हमारा चलेगा। कहां तक चलेगा, 1.0 तक चलेगा। यहाँ पे जाएगा क्यू 0.0 से क्यू 0.7। उसके बाद जो अगला आएगा ये चलेगा मेरा 8 तक जाएगा, यहाँ पे 8 तक के बाद ये आ जाएगा क्यू 1.0 से क्यू 1.7। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा यहाँ से क्यू 2.0 से 2.7, और फिर यहाँ पे आएगा क्यू 3.0 से 3.7, ये 8 होंगे। तो इस तरीके से जो सीमेंस की पीएलसी की एड्रेसिंग होगी अगर ऑक्टल में है, और अगर हेक्साडेसिमल में है तो कहां से होगी, 0 to F होगी। तो ये क्या है, जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपको समझ में हो जाएगा। आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि पीएलसी की एड्रेसिंग कैसे होती है। ऑक्टल के अंदर होगी तो 0 to 7, और हेक्साडेसिमल के अंदर होगी 0 to F। अगला कब आएगा, जब 0 to 7 पूरा हो जाएगा, फिर 1.0, इस तरीके से आपका चलेगा। और प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अभी देखिए जैसे सीमेंस की पीएलसी को मैंने यहाँ पे टीआईए पोर्टर को खोला था, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर दिया गया है मेन ओबी। यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर मेन ओबी आपको दिया गया है। तो जो सीमेंस के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। इस प्रोग्रामिंग को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सीमेंस की प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं, हमारे ब्लॉक रहते हैं। तो एक तो ब्लॉक रहता है हमारा ओबी ब्लॉक, जिसको हम मेन ब्लॉक बोलते हैं। जो पूरा प्रोग्राम है वो किसके अंदर एग्जीक्यूट होता है, ओबी के अंदर एग्जीक्यूट होता है, जिसको ओबी ब्लॉक बोला जाता है। और इसके अंदर रहते हैं एफसी फंक्शन ब्लॉक और एफबी फंक्शन, एफसी फंक्शन चार्ट और एफबी फंक्शन ब्लॉक, ये चीजें और रहती हैं। तो अभी मैं आपको वो बना के दिखाऊंगा सारा कि कैसे क्या रहता है। जैसे ये प्रोग्राम ब्लॉक है ओबी, ये मेन ब्लॉक है, ये अभी मेन खुला हुआ है। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो इस ओबी के अंदर एग्जीक्यूट होगा। जितने भी एफसी और एफबी होंगे वो सारे आपको मेन ओबी 1 के अंदर कॉल करने होंगे। ये ओबी भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। कोई इंटरप्ट, टाइम इंटरप्ट ओबी रहता है, कोई टाइम इंटरप्ट रहता है, कोई साइक्लिक इंटरप्ट रहता है, और कोई जो मेरा कोई अलार्म आ गया या कुछ मेरा एरर आ गया उस टाइम पे ओबी एग्जीक्यूट होता है, वो वाला मेरा ओबी रहता है। तो यहाँ पे हम ओबी, एफसी और एफबी के बारे में भी समझेंगे कि ये हमारे क्या रहते हैं। अगर आपको यहाँ पे ओबी दिख रहा है तो मैंने हर एक प्रोग्राम को आपको कॉल करना पड़ेगा, हर एक ब्लॉक को किसके अंदर कॉल करना पड़ेगा, आपको ओबी के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई नया ब्लॉक ऐड करना है तो ये जो ऐड न्यू ब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा है आप इसमें जा सकते हो। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐड न्यू ब्लॉक के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको देखिए दिखाई देगा ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन और डाटा ब्लॉक। तो ये सारे क्या हैं, एक बार इनके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आके यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि सारी बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, मैंने आपको बताया ओबी। ये क्या है, ये प्रोग्राम साइकिल है। ओबी है, ये क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को साइकिली एग्जीक्यूट करता रहता है। आप जितने भी एफसी एफबी बनाओगे उन सभी को कहाँ कॉल करना पड़ेगा, आपको OB1 के अंदर कॉल करना पड़ेगा। जब आप OB1 के अंदर कॉल करोगे तभी वो सारे के सारे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपने कोई FC या FB बना दिया और उसके अंदर कोई आउटपुट है और आपने उसको OB के अंदर कॉल नहीं किया, OB1 के अंदर कॉल नहीं किया, तो वो आउटपुट आपकी ऑन नहीं होगी। वो आउटपुट तभी ऑन होगी जब आप उसको OB में कॉल कर दोगे, चाहे FB के अंदर या आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रखी है उस आउटपुट को ऑन करने के लिए। तो ये अभी जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये थोड़ा सा सीमेंस में समझने वाली बात होती है, OB, FC, FB। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शन ब्लॉक की। OB ब्लॉक, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये मेन ब्लॉक होता है, OB1 मेन ब्लॉक होता है जो हर साइकिल पे एग्जीक्यूट करता है, पूरे प्रोग्राम को साइकिली पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करता रहता है। और भी OB रहते हैं, जैसे इंटरप्ट OB हो गया और दूसरे OB रह गए, वो भी OB रहते हैं। वो आपको मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। OB1, OB10
उनका क्या मतलब रहता है। अभी OB1 का क्या मतलब है, साइक्लिक एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद है फंक्शन ब्लॉक FB। फंक्शन ब्लॉक का क्या काम है, फंक्शन ब्लॉक एक प्रोग्राम को हम छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ सकते हैं। सीमेंस के अंदर, सीमेंस के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो कैसी प्रोग्रामिंग होती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पे प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और फिर उसको मेन OB के अंदर कॉल कर दिया जाता है, जिससे कि एक बड़ा प्रोग्राम भी क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है हमारा। और अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी चीज आ रही है जिसको बार बार हमें रिपीट करना है, तो वो भी यहाँ पे काफी आसान हो जाता है FB और FC की हेल्प से। तो FB क्या होता है, फंक्शन ब्लॉक होता है, इसको सब रूटीन भी बोल सकते हैं। बट FB के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप एक FB क्रिएट करोगे, इसके साथ एक DB क्रिएट हो जाएगा। DB किसको बोलते हैं, डेटा ब्लॉक को बोलते हैं। DB किसको बोलते हैं, डेटा ब्लॉक को बोलते हैं। FB क्या है, FB एक प्रोग्राम को छोटे हिस्से, प्रोग्राम का एक छोटा हिस्सा है, जिसके अंदर मैं एक प्रोग्राम का अपना छोटा सा टुकड़ा, एक हिस्सा लिख दूंगा और फिर उसको OB के अंदर कॉल कर दूंगा। इस तरीके से मैं नंबर ऑफ FB और FC लिख सकता हूं, जो क्या होगा, प्रोग्राम छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जैसे किसी मशीन का ऑटो मैनुअल का प्रोग्राम बनाना है, तो मशीन का प्रोग्राम बनाने के लिए मैं इस प्रोग्राम को अलग अलग हिस्सों के अंदर तोड़ दूंगा। एक हिस्सा मैं बना लूंगा ऑटो, तो मैं ऑटो के लिए एक FB या FC बना दूंगा, ठीक है। फिर मैं मैनुअल के लिए ऐसे ही एक FB बना दूंगा। ऐसे ही अलार्म मशीन के अंदर मेरे को बनाने हैं, उनके लिए मैं एक FB बना दूंगा। तो इस तरीके से मैं अलग अलग FB FC बना दूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के, और फिर इन सभी को मेन OB के अंदर कॉल कर दूंगा। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो बहुत इजीली हो जाएगा। और FC और FB के अंदर क्या डिफरेंस होता है, FB और FC के अंदर क्या डिफरेंस होता है, FC क्या होता है, फंक्शन कोड होता है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती डेडिकेटेड। बट जो FB है वो उसके अंदर एक डेडिकेटेड मेमोरी रहती है। जैसे ही आप एक FB क्रिएट करोगे, आपको साथ के साथ एक इंस्टेंट डेटा ब्लॉक वहां पे क्रिएट हो जाएगा। बट FC के अंदर ऐसा कोई डेटा ब्लॉक क्लियर नहीं होगा। और डेटा ब्लॉक क्या होता है, डेटा ब्लॉक एक मेमोरी की लोकेशन रहती है, एक मेमोरी की जगह रहती है जहां पे हम जो अपना प्रोग्राम का डाटा है उसको सेव करते हैं। ये हमारा डेटा ब्लॉक के अंदर सेव होता है। जैसे ही देखिए FB और FC दोनों सेम काम करेंगे, FB और FC क्या करेंगे, दोनों सेम काम करेंगे। इसके अंदर दोनों के अंदर मैं प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। बट FC के अंदर क्या होगा, कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी नहीं होगी, कोई भी DB आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप FB को क्रिएट करोगे, फंक्शन ब्लॉक को क्रिएट करोगे, तो उसके अंदर आपके साथ आपको एक इंस्टेंट डेटा ब्लॉक साथ ही साथ क्रिएट हो जाएगा, एक डेटा मेमोरी उसके साथ लिंक रहेगी। तो डिफरेंस क्या है, FC के अंदर कोई डेडिकेटेड DB नहीं रहता, FB के साथ एक डेडिकेटेड मेमोरी रहती है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने हैं प्रोग्राम के हिस्से के अंदर, आपका प्रोग्राम का कोई ऐसा हिस्सा है जहां पे आपको कैलकुलेशन करने हैं, कुछ वैल्यूज आपको स्टोर करनी है, तो आप किसको लोगे, FB को लोगे। और जहां पे आपका कोई प्रोग्राम का ऐसा हिस्सा है जहां पे आपको कुछ वैल्यू को स्टोर नहीं करना, आपको सिर्फ डिजिटल इनपुट आउटपुट का एग्जीक्यूट कराना है, तो आप किसको लोगे, FC को लोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, कुछ डेटा को स्टोर करना है जिस प्रोग्राम के हिस्से में, तो आप एक FB ले लोगे। डेटा को नहीं स्टोर करना, सिंपल एग्जीक्यूशन करवाना है, तो FC आ जाएगा। डेटा ब्लॉक क्या है, डेटा ब्लॉक एक मेमोरी का एरिया है, DB इसको बोलते हैं, जहां पे आपको प्रोग्राम का डाटा जो है वो स्टोर होता है। ऐसे ही अगली जो टर्म है वो है PLC टैग। PLC टैग देखिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है सीमेंस के अंदर। आप जैसे ही कोई प्रोग्राम करोगे तो आपसे वो टैग नेम मांगेगा। टैग का मतलब है कमेंट देना, नाम देना, टैगिंग करना इनपुट और आउटपुट की, या आपके जो DB है उनकी। फिर आप उनको उस नाम से ही पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो PLC टैग से। PLC टैग को ही आप सीधा HMI में ले जा सकते हो और HMI के साथ PLC टैग के थ्रू ही इंटरफेसिंग कर सकते हो PLC के डेटा की। तो PLC टैग क्या है, PLC टैग इज ए मेमोरी एरिया ऑन द CPU विच सेव द वैल्यू और डेटा। ये क्या है, PLC के अंदर है एरिया जहां पे वैल्यू आपकी स्टोर होंगी। इसको किससे करते हैं डिस्क्राइब, इसके नाम से डिस्क्राइब कर सकते हो, मेमोरी एरिया, एड्रेस और डेटा टाइप के। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं I और Q है, जैसे इनपुट और आउटपुट है, ये क्या है PLC टैग है। ये I किसके लिए है, इनपुट के लिए, Q किसके लिए है, आउटपुट के लिए। तो अभी जैसे ही मैं I और Q इनपुट लगाऊंगा तो देखिए वहां पे लिखा आएगा PLC टैग, मतलब इसका नाम क्या है, टैगिंग क्या है, नेमिंग करना। टैगिंग का क्या मतलब है, बेसिकली नेमिंग करना PLC के अंदर। तो ये था FC, FB, DB और PLC टैग के बारे में। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था PLC के बारे में कि सीमेंस का कैसे काम करेगा वर्किंग, तो सबसे पहले क्या रहेगा, मेन OB1 रहेगा। OB1 के अंदर आपको सारे जो आपके FB हैं
उसको कॉल करना पड़ेगा, fc है वो भी कॉल होगा, जितने भी आपके fc और fc हैं वो सारे के सारे कहाँ कॉल होंगे, आपके मेन OB1 के अंदर कॉल होंगे। और जो आपका FB है उसके अंदर आपका क्या होगा, एक इंस्टेंट DB होगा, एक इंस्टेंट मेमोरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। FC के अंदर आपको मेमोरी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा एक OB1, यहाँ पे पूरा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इस OB1 के अंदर आपके FB और FC आएंगे। FB क्या है, एक छोटे छोटे हिस्से हैं प्रोग्राम के। FB और FC में क्या डिफरेंस है, FB के साथ एक DB रहता है लिंक, और FB के साथ एक DB लिंक रहता है, FC के साथ कोई भी आपका DB नहीं रहता। जहां पे आपको वैल्यू को स्टोर करना है प्रोग्राम में कहीं, तो आप FB यूज करोगे, जहां पे आपकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं होगी वहां पे आप FC यूज करोगे। और ये सारे के सारे कहां कॉल होंगे, मेन OB में कॉल होंगे, तभी जो आपका वो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यह है सीमेंस के PLC के अंदर प्रोग्राम का कैसे एग्जीक्यूशन रहता है, FC FB क्या होते हैं और OB क्या रहता है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम अभी बना के देख लेते हैं यहाँ पे FC और FB के लिए। तो सबसे पहले मैं आइए एक फंक्शन ब्लॉक क्रिएट करता हूं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, देखिए यहाँ पे ये मैंने TIA पोर्टल खोल रखा था, ये ऐड न्यू ब्लॉक से आई है स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फंक्शन ब्लॉक मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वही स्क्रीन है जो हमने पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था सीमेंस का। तो यहाँ पे ये मेन OB आपको बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप कोई भी PLC कॉन्फ़िगर करोगे और प्रोजेक्ट व्यू आएगा तो आपके पास मेन OB1 जो साइक्लिक है, जो बार बार एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, वो बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देगा। आपको जितने भी FB FC हैं इसी OB1 के अंदर कॉल करने पड़ेंगे। तो ये ऐड न्यू ब्लॉक, यहाँ पे मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे दे रहा है फंक्शन ब्लॉक FB, फंक्शन FC और डेटा ब्लॉक DB कि आपको जो भी चीज चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको एक फंक्शन ब्लॉक क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको FC क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो देखिए जैसे ही मैं फंक्शन ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने आप आ रहा है, देखिए डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ोगे तो आपको लिखा मिलेगा फंक्शन ब्लॉक आर कोड ब्लॉक दैट स्टोर द वैल्यू परमानेंटली इन द इंस्टेंट डाटा ब्लॉक। मैंने आपको बताया ना कि FB के अंदर क्या रहता है, इंस्टेंट डेटा ब्लॉक रहता है, एक इंस्टेंट DB बनता है। ये क्या है, ये फंक्शन ब्लॉक है, कोड ब्लॉक है, जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो परमानेंटली। वही मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोग्राम के हिस्से के अंदर कहीं वैल्यू स्टोर करनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, FB का इस्तेमाल करोगे। तो मैं जैसे ही इस पे ओके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक अपने आप मेरा जो FB है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा आ गया, यहाँ पे ब्लॉक 1 FB1, एक FB यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये क्या है, OB1। देखिए OB1 के अंदर भी एक नेटवर्क आ रहा है प्रोग्राम का, और एक FB के अंदर भी एक प्रोग्राम का नेटवर्क आ रहा है। तो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा यहाँ पे FB के अंदर। मान लीजिए कोई मेरे को इनपुट लगानी है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक इनपुट लगाता हूँ, यहाँ से आप इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे एक इनपुट लगाता हूँ मैं I0.0। PLC के अंदर जो एड्रेसिंग रहती है वो कैसे रहती है सीमेंस में, इनपुट किससे लगते हैं, I से लगते हैं। तो I0.0 मैंने लगाया, और जैसे ही यहाँ पे I0.0 लिख के मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या लिखा गया, टैग 1 लिखा आ गया। तो ये क्या है, इस PLC के जो इनपुट लगाई मैंने 0.01, इसका नाम लिखा आ चुका है यहाँ पे टैग 1। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ टैग लिस्ट में जाके, जो यहाँ पे टैग लिस्ट है शो ऑल टैग, मैं यहाँ पे जाके PLC को जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो PLC के अंदर जो टैग है यहाँ पे इसका मैं नाम दे दूंगा, उस नाम से भी मैं उस इनपुट को यूज कर पाऊंगा PLC टैग को। तो ये कहां से चेंज होगा, टैग लिस्ट के अंदर जाके मेरा चेंज हो जाएगा। यहाँ 0.0 जो है वो मेरा इनपुट मेरा आ रखा है, और अब मेरे को एक आउटपुट लगाना है। तो मैं यहाँ से यहाँ पे इसको लेके आऊंगा अपने कर्सर की पोजीशन को, और यहाँ से कोयल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। कोयल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं Q0.0, देखिए मैंने एक इनपुट लिख दिया, और मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे मेरी एक आउटपुट लग जाएगी। और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप एक नाम आ रहा है टैग 2। सीमेंस अपने आप टैग जनरेट करता है बाय डिफॉल्ट। ये किस लिए करता है कि आप नाम से भी IO जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने ये प्रोग्राम किसके अंदर बनाया, एक FB के अंदर एक प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम कहां बनाया मैंने, एक FB में प्रोग्राम बनाया फंक्शन ब्लॉक में, और ये है यहाँ पे मेन OB। देखिए मेन OB अभी खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर ये जो इनपुट है, मैं इस पूरे प्रोग्राम को अगर PLC के अंदर राइट कर देता हूं अभी इसी कंडीशन के अंदर कि मैंने एक ये इनपुट ले लिया I0.0, और इससे एक ये आउटपुट मेरा चलना चाहिए, और मैं इसको PLC में राइट कर देता हूं और इस इनपुट को हाई करता हूं, तो ये आउटपुट ऑन नहीं होगा। आउटपुट क्यों ऑन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस FB को अभी तक ये जो मेन OB है यहाँ पे कॉल नहीं किया है। जब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा उसी के बाद जो मेरा है ये प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और देखिए जैसे ही मैंने ये FB क्रिएट किया, ये फंक्शन ब्लॉक मैंने क्रिएट किया,
इसके साथ एक इंस्टेंट जो डीबी है वो क्रिएट हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा, एक इंस्टेंट डीबी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, बट जो एफसी है उसके अंदर मेरे को ऐसा नहीं मिलेगा। अब इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है कंपाइल का, ये रहा कंपाइल। इस पीएलसी इसको मैं कंपाइल करूंगा और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, डाउनलोड टू डिवाइस। देखिए पीएलसी सीमेंस के जो पीएलसी है इसके अंदर एक रहता है डाउनलोड टू डिवाइस और एक रहता है अपलोड टू डिवाइस। अपलोड टू डिवाइस का मतलब है कि पीएलसी से आप रीड कर रहे हो, पीएलसी के अंदर जो बैकअप है उसको ले रहे हो, और डाउनलोड टू डिवाइस है उसका मतलब है कि जो प्रोग्राम आपने बनाया है इसको आप पीएलसी के अंदर क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक बिट ले लेता हूँ M0.0 और मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं एक आउटपुट यहाँ पे ऑन करता हूँ। यहाँ पे ये आउटपुट लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने Q0.1 और इसको मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया और मैं इसको अभी कंपाइल करता हूँ। ये मैंने कंपाइल वाला बटन दबाया और ये मेरा जो कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया। कंपाइल का मतलब है कि जो ये लैडर है, लैडर की जो लैंग्वेज में प्रोग्राम है, इसको ये जो कंपाइलर है 10 बाइनरी की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, डाउनलोड टू डिवाइस, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो पीएलसी के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। अभी मैं आपको और भी आके दिखाऊंगा अगले पार्ट के अंदर हम जो ये एफबी एफसी हैं इनको कैसे कॉल करना है, कैसे इनकी प्रोग्रामिंग करनी है, वो सारा मैं आपको पूरे का पूरा समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये रहता है। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के और इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे हमारा सीमेंस की पीएलसी के अंदर डाउनलोड होता है और कैसे हमारा काम करता है। अभी देखिए कंपाइलिंग चल रही है, ये पूरा कंपाइल करेगा, अगर कोई एरर आएगा तो ये आपको बता देगा। अब जैसे ही कंपाइल हो जाएगा यहाँ पे ये लिखा रहा है लोड का ऑप्शन, तो डाउनलोड टू डिवाइस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका कुछ और आ रहा है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड टू डिवाइस कर लेना है और यहाँ पे ये कंसिस्ट डाउनलोड इसको आपको रहने देना है और इसको लोड वाले बटन पे दबा देना है। लोड वाले बटन को जैसे ही आप दबाओगे लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन ये आपका पीएलसी के अंदर राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि आपका नो एक्शन, तो नो एक्शन आप करोगे तो पीएलसी आपका स्टॉप मोड में रह जाएगा। बट हमें प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद पीएलसी को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट मॉड्यूल कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट मॉड्यूल करने के बाद मैं यहाँ से इसको फिनिश कर दूंगा तो अभी मेरा जो प्रोग्राम है पीएलसी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा और पीएलसी मेरी क्या है, रन कर जाएगी। अभी पीएलसी मेरी रन मोड के अंदर है और ये प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो चुका है। बट अभी देखिए मेरे को इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी मैं ऑफलाइन मोड में हूँ। तो मेरे को इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए ऑनलाइन मेरे को जाना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में। ये जो चश्मे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देखिए मॉनिटर ऑन ऑफ, यहाँ पे लिखा रहा है ना, मैं जैसे इस पे जा रहा हूँ मॉनिटर ऑन ऑफ, ये जो चश्मा दिखाई दे रहा है इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो मेरा प्रोग्राम है ये मॉनिटर मोड में चला जाएगा। यहाँ पे मेरे को सारा स्टेटस दिखाई देगा। अभी देखिए जैसे ही ये सारा कुछ गया तो ये सारा कुछ ग्रीन होना चाहिए। ये जो आप स्टेटस देख रहे हो यहाँ पे ये सारे आपके ग्रीन होने चाहिए। अगर आप ये ग्रीन नहीं है, ये ऑरेंज आ रखे हैं, तो इसका मतलब आपका जो प्रोग्राम यहाँ पे टीआईए पोर्टल में खुला हुआ है और जो पीएलसी के अंदर आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसके अंदर कुछ डिफरेंस है। तो आपको इस केस के अंदर डाउनलोडिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे सारे स्टेटस ग्रीन है, इसका मतलब आपका सारा कुछ ओके है। तो इसको एक बार अभी ऑन करता हूं मैं। देखिए जो एम बिट है इसको हाई करूंगा तो ये जो Q0.1 है ये मेरा हाई हो जाएगा। अभी देखिए ये लैडर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है इसलिए लाइन ब्रेक आ रही है। जैसे ही ये हाई हो जाएगा, ये ऑन होगा तो ये सारा स्टेटस किस में आ जाएगा, ग्रीन के अंदर आ जाएगा। मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूं, ये देखिए जैसे ही मैंने M0 को ऑन किया तो ये Q0.0 मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा ये मेरी ऑफ हो जाएगी, फिर से ऑन करूंगा तो ये मेरी फिर से ऑन हो जाएगी। ऑन होने पे ये पूरी लाइन ग्रीन हो जाती है और यहाँ पे ये ग्रीन दिखाई देने लगता है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा ये मेरा ऑफ हो जाएगा। तो ये था प्रोग्राम का कि पीएलसी के अंदर कैसे प्रोग्राम सीमेंस में रहता है, एफबी कैसे रहता है। यहाँ पे मैंने एफबी क्रिएट किया है। अभी देखिए अभी सिर्फ जो मेरी Q0.1 है यही मेरी आउटपुट ऑन होगी। अब ये जो एफबी के अंदर आउटपुट है ये मेरी तब ऑन होगी, ये Q0.0 तब ऑन होगी जब इस एफबी को मैं इस ओबी के अंदर क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। यहाँ पे जो ये ओबी है इसके अंदर जब मैं इसको कॉल कर दूंगा इस एफबी को, तभी जो मेरा उस प्रोग्राम का है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जो भी एडिटिंग वगैरह होगी वो ऑफलाइन मोड के अंदर होगी, ऑनलाइन मोड के अंदर हम सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं। तो मेरे को अगर इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करवाना है, इस आउटपुट को भी ऑन करना है, जो इस एफबी के अंदर मैंने लिख रखा है, एक अलग से पार्ट बना रखा है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इस ओबी के अंदर कॉल करना पड़ेगा। इस ओबी के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, उस ब्लॉक को मेरे को लेके आना पड़ेगा, तो वो भी मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एफबी एफसी और ये जो क्या है, इसको कैसे कॉल करना है, ये मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर करके दिखाऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो बेसिक
सीमेंस के अंदर प्रोग्रामिंग का रहता है वो क्या रहता है, ओबी क्या रहता है, एफसी क्या रहता है, एफबी क्या रहता है, वो चीज आपको आई होप समझ में आई होगी कि ये क्या रहता है ओबी एफसी और इसका क्या काम रहता है पीएलसी के अंदर। और जो दूसरा कमेंट था जो मैं आपको बता रहा था वो आप यहाँ पे जाके दे सकते हो, शो ऑल टैग्स। तो यहाँ पे शो ऑल टैग्स में आपको सारे के सारे जो टैग हैं वो दिखाई दे जाएंगे। देखिए मैंने 0.01 पे टैग 1 लिखा था, तो यहाँ से मैं जो भी है अपना वो इनको नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे ये स्टार्ट दे दिया मैंने इसको, तो यहाँ पे अब वो स्टार्ट आ जाएगा। यहाँ पे मोटर अगर मेरे को कोई इससे मैं चला रहा हूँ तो कुछ भी जो भी आप टैग देना चाहो वो टैग आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी टैगिंग कर सकते हो। यहाँ पे टैग 3 की जगह मैं यहाँ पे स्टार्ट 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे टैग 4 की जगह मोटर 2 लिख देते हैं। तो ये जो टैग है आपके वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जो प्रोग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी टैगिंग कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो। देखिए यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे टैग 1 लिखा रहा था, अभी यहाँ पे स्टार्ट 2 और यहाँ पे मोटर 2 मेरा लिखा आ गया। तो इस तरीके से पीएलसी के अंदर जो सीमेंस की पीएलसी कमेंट और टैग डाल सकते हैं। अब अगर इसी इनपुट को यूज करना है तो सेम स्टार्ट से ही मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो इसके अंदर प्रोग्राम है पीएलसी का, सीमेंस की पीएलसी के अंदर टीआईए पोर्टल के अंदर हमारा चलता है, बनता है। एफबी एफसी वाला मैं आपको अगले वीडियो के अंदर एक पूरा प्रैक्टिकल के अंदर करके दिखाऊंगा कि कैसे एफबी को कॉल करना है, कैसे आपको एफसी को कॉल करना है और कैसे आपका जो प्रोग्राम है वो आपका बनेगा। अब जो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा रह गया था कि जो हमने इनिशियली जब देखा था। देखिए जब मैंने टीआईए पोर्टल को यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे अभी भी अगर मैं डिवाइस के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाऊंगा तो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरे को मिलेगा कि जो पीएलसी के टाइप आए थे 1212C, ये देखिए जो ये सीपीयू है, ये आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के सीपीयू 1211C एसी डीसी रिले, सीपीयू 1211C डीसी 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 रिले। तो ये क्या है, इनका क्या मतलब है, ये हमारा रह गया था, इसको और अभी डिस्कस करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये जो है पीएलसी के टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये क्या है, पीएलसी के टाइप एंड डिफरेंट टाइप के। तो जो पीएलसी होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं वो एक बार पढ़ते हैं जिससे हमें उनके बारे में क्लियर हो। तो देखिए पीएलसी को मेनली जो क्लासिफाई कर सकते हैं हम, एक तो साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पीएलसी का जो साइज है वो क्या साइज है, उसके अकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन हो सकता है। और दूसरा अकॉर्डिंग टू आउटपुट हो सकता है। तो जो साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है उसमें मैंने आपको तो बताया था S7 1200 है, जैसे कॉम्पैक्ट साइज पीएलसी है हमारी, तो ये वाली हमारी पीएलसी आती है कॉम्पैक्ट पीएलसी। दूसरी हमारी जो मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी होती है जैसे S7 300, S7 आपका 1500, S7 400, जो पीएलसी है ये मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी आ जाती है। तो एक तो पीएलसी का क्लासिफिकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइज, कॉम्पैक्ट जैसे 1200 हो गया, और जो लोगो वगैरह आती है सीमेंस की पीएलसी की वो, और मॉड्यूलर टाइप जिसके अंदर हमारे मॉड्यूल वगैरह रहते हैं। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है हमारा अकॉर्डिंग टू आउटपुट, जो हमारा वो डीसी डीसी रिले वो दिख रहा था वो यहां से समझ में आएगा आपको। तो इसके अंदर जो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी के बारे में थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे। ये क्या है, एक कॉम्पैक्ट टाइप क्या फिक्स टाइप का होता है, जो सीपीयू वगैरह है, जो इनपुट आउटपुट है वो एक ही बोर्ड पे रहते हैं। और जो मॉड्यूल वाले क्या है, इसके अंदर हमें अलग अलग मॉड्यूल मिलते हैं, जैसे पावर सप्लाई मॉड्यूल, सीपीयू मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, वो सारे के सारे क्या है मॉड्यूलर टाइप पीएलसी है, और रैक पे हमारा ये माउंट होता है। और अकॉर्डिंग टू आउटपुट मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया 3 टाइप से क्लासिफिकेशन हो सकता है, रिले, ट्रांजिस्टर और ट्रायक। तो पीएलसी का सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो आउटपुट है उसमें क्या लगा हो सकता है, हमारा रिले आउटपुट लगा हो सकता है। दूसरा क्या लगा हो सकता है, हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट लगा हो सकता है। तीसरा हमारा लगा हो सकता है ट्रायक आउटपुट। तो देखिए जो पीएलसी है रिले आउटपुट की, रिले आउटपुट वाली जो पीएलसी है उसके अंदर आप आउटपुट में एसी और डीसी दोनों जोड़ सकते हो। आप चाहे एसी दो चाहे आप डीसी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो ट्रांजिस्टर टाइप है वो क्या रहती है, ओनली डीसी रहती है, उसमें सिर्फ आउटपुट में आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, डीसी कंट्रोल कर सकते हो। ट्रायक टाइप आउटपुट के अंदर आप एसी कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें एक और डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस रहता है रिस्पॉन्स टाइम का। जो रिले टाइप आउटपुट होती है आपकी, उसकी जो स्विचिंग टाइम रहता है वो लेस देन इक्वल टू जो हमारा रहता है विद इन 12 मिली सेकेंड रहता है। ट्रांजिस्टर टाइप के अंदर विद इन 1 मिली सेकेंड होता है, और ट्राइक टाइप के अंदर 1 मिली सेकेंड होता है। रिले के अंदर एसी डीसी दोनों कंट्रोल हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ 24 वोल्ट कंट्रोल होगा, और ट्रायक में एसी को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर हाई स्पीड स्विचिंग चाहिए तो 220 को भी विद इन 1 मिली सेकेंड के अंदर कंट्रोल कर सकता हूं। तो वो जो टाइप है वो इसी के अकॉर्डिंग है, जो एसी डीसी रिले लिखा हुआ है। तो अगर आपकी पीएलसी के अंदर रिले लगी होगी आउटपुट में तो वहां पे लिखा होगा रिले, और अगर डीसी लिखा होगा कि डीसी 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 तो सिर्फ डीसी आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी है, ट्रांजिस्टर टाइप आपकी पीएलसी है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एसी डीसी रिले,
तो ये जो आखिरी में रिले बता रहा है, इसका मतलब क्या है, आउटपुट के अंदर क्या लगी हुई है, रिले लगी हुई है। और ये जो डीसी लिखा हुआ लास्ट में, ये क्या बता रहा है कि इसके आउटपुट में क्या लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और ये जो पहले वाला एसी डीसी बता रहा है, ये इसकी मेन इनपुट सप्लाई बता रहा है कि जो मेन इनपुट है वो इसकी क्या है, एसी है या डीसी है, वो ये बता रहा है। और जो दूसरी डीसी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इनपुट का बता रहा है। तो मेनली आप सभी देखोगे, सभी में देखोगे जो दूसरे वाला है वो डीसी है, क्योंकि जो मेनली हमारी इनपुट रहती है वो डीसी ही इनपुट यूज करते हैं, हम 24 वोल्ट डीसी इनपुट यूज करते हैं, इसलिए डीसी बता रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो रिले, डीसी रिले लास्ट में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। ये इसकी आउटपुट को स्पेसिफाई कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के आउटपुट रहते हैं। तो ये था आउटपुट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब करते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको बता ही रहा हूँ स्टार्टिंग से कि आपको प्रोग्राम करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो टीआईए पोर्टल चाहिए, फिर टीआईए पोर्टल के साथ आपको क्या चाहिए, एक पीएलसी होनी चाहिए आपके पास, या सिमुलेटर होना चाहिए, और एक केबल होनी चाहिए प्रोफिनेट की या कम्युनिकेशन केबल है जो आपकी, वो होनी चाहिए। और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू ये जुड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जुड़ेगा आपका कम्युनिकेशन केबल से एक साइड, और दूसरी साइड ये किससे जुड़ जाएगा, पीएलसी से आपका जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप पीएलसी को, ये जो आपका पूरा सेटअप रहेगा टीआईए पोर्टल के साथ प्रोग्राम करने के लिए। अब प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने आपको तो बताया, आउटपुट अगर आपको यूज करनी है तो आप एक कोयल लगाओगे। कोई पीएलसी के अंदर आउटपुट लगानी है तो आप क्या यूज करोगे, एक कोयल यूज करोगे। इनपुट लगानी है तो एनओएनसी लगाओगे, और टाइम डिले के लिए क्या करोगे, आप टाइमर लगाओगे। अब मैं आपको एक ऑपरेशन, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, मेक ए स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन इन पीएलसी। कि पीएलसी के अंदर मेरे को क्या करना है, एक बटन से एक आउटपुट ऑन हो जाए और फिर एक बटन से वो आउटपुट क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो इस तरीके का मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है। आइए प्रोग्राम बना लेते हैं। मेन ओबी के अंदर जाएंगे। ओबी के अंदर यहाँ पे देखिए मैंने लगा रखा है आउटपुट को। अब मेरे को इसको क्या करना है, होल्डिंग दे देनी है। मैं इसको होल्डिंग दे दूंगा, होल्डिंग देके और यहाँ पे एक स्टॉप ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो जैसे ही इस स्टार्ट बटन को दबाऊंगा, यह आउटपुट मेरी ऑन हो जाएगी, और स्टॉप बटन को दबाऊंगा तो आउटपुट मेरी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। इस प्रोग्राम को आप खुद से बनाइए, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए और रन करके देखिए स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन चलता है या नहीं चलता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, या नंबर स्क्रीन पे दिया गया उस पर आप कॉल करके, आपको कोई हेल्प चाहिए या आप कोर्स वगैरह करना चाहते हो तो आप उस पर रजिस्टर करके कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे पीएलसी चलता है, क्या काम करता है, टीआईए पोर्टल क्या होता है, एफबीएफसी क्या होता है, एक बेसिक ओवरव्यू लग गया होगा। नेक्स्ट पार्ट आप जरूर जाके देखिएगा इस वीडियो का, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो एफबी को कॉल करना, एफसी को कॉल करना, डीबी के अंदर जो डेटा है, उस सारी चीजों के बारे में मैंने बता रखा है। अभी अगर यहाँ पे हम उसको डिस्कस करते तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो आप इसको देखिए, समझिए और फिर आगे इसको डिस्कस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।